द फर्स्ट लेजेंडरी बीस्ट मास्टर। अध्याय 431 अंतिम चरण। काल थोर के सामने सड़क पर दौड़ा, जो यात्रियों को पाकर खुशी से उछल रहा था। खास तौर पर वे यात्री जो उसकी पीठ पर करियर बैग के चारों ओर खुरदरे तराजू को कृतज्ञतापूर्वक सहला रहे थे। काल ने देखा कि वे उम्र के साथ अधिक चिकने होते जा रहे थे, या शायद वह उन पर अपना अवरोध बनाए हुए था, क्योंकि तराजू की सैंडपापर बनावट एल्व्स को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। वह ड्रैगन नहीं था, लेकिन उसके तराजू ड्रैगन के तराजू के समान थे, और एल्व्स के पास अपने गृह गांवों में नेचर ड्रैगन के तराजू को चमकाने की एक रस्म थी। ग्रीन ड्रैगन्स को जाहिर तौर पर एल्व्स से मिलने जाना पसंद था जब वे छोटे थे, क्योंकि एल्व्स इतने लंबे समय तक जीवित रहे कि ड्रैगन्स उन्हें जान सके। इसलिए एल्व्स ने उन्हें नेचर देवी का विस्तार माना, जो एक तरह से वे थे। सभी ड्रैगन जो क्रोमैटिक ड्रैगन भगवान की वंशावली से आए थे, वे अपनी प्रजाति के संरक्षक से निर्देश सुन सकते थे। और भी डाकू हैं, उन्होंने एक वैगन को घेर रखा है। राय ने काल को सूरज उगते ही सूचित किया। रेमी, थोर के साथ यहीं रहो। हॉक, बच्चों पर नजर रखना, जबकि मैं राय के साथ जाकर डाकुओं को खत्म कर दूं। अगर हम वैगन टीम से कुछ लोगों को बचा सकते हैं, तो हम उन्हें शहर में हमारे प्रवेश को आसान बना सकते हैं। काल ने निर्देश दिया। रेमी अपनी जगह से बाहर निकलकर थोर की पीठ पर कुंडली बनाकर बैठी, जहां से वह उनके आसपास चल रही हर चीज को देख सकती थी। मैं नजरों से दूर रहने की पूरी कोशिश करूंगी, तुम दिखावा करो कि गोलेम तुम्हारे हैं, राय ने जोर देकर कहा, और वह काल के पीछे पीछे भागती हुई दूर चली गई। वैगन, जैसा कि हॉक ने कहा था, वास्तव में एक गाड़ी थी जिसके दिखने वाले हिस्से पर एक बहुत ही आकर्षक चिन्ह था, जो असली ठोस सोने से बना हुआ था। गाड़ी के चारों ओर 1 दर्जन गार्ड थे, जो सभी उच्च आरोही शक्ति श्रेणी में लग रहे थे, जबकि 5 डाकू जो उनके साथ खेल रहे थे, वे सभी कमांडर रैंक के मजबूत पक्ष में थे। काल ने देखा कि सभी डाकुओं ने वही लाल पट्टी बांधी हुई थी जो फल व्यापारी ने उसे दी थी, जिससे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था, भले ही वे वर्दी में किसी बल का सामना न कर रहे हों। लेकिन वे एक समूह के रूप में भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित थे, और उनके समूह में एक भी जादूगर न होने के बावजूद उन्होंने एक साथ अच्छी तरह से लड़ाई लड़ी। वास्तव में लड़ने वाले किसी भी समूह में कोई जादूगर नहीं था, वे सभी योद्धा और बदमाश थे। काल ने गाड़ी के पहरेदारों का ध्यान आकर्षित करने के लिए सीटी बजाई, जो काल को देखकर बहुत राहत महसूस कर रहे थे, हालांकि वह भी अपने जर्जर कवच के भेष में था। जब वह उनके किसी गढ़ के करीब था, तो बिना किसी विचार के कि उनका संगठन कैसे काम करता है, वापस बदलना और डाकलाइट होस्ट सदस्य की तरह दिखना बुद्धिमानी नहीं थी। एक डाकू काल से निपटने के लिए अलग हो गया, और राय ने उनके बीच गोलेम को बुलाया। जब वे दिखाई दिए तो आदमी डर के मारे चिल्लाने लगा, और फिर चीखें एक कर्कश गड़गड़ाहट के साथ बंद हो गईं, क्योंकि गोलेम ने उसे जमीन पर दबा दिया और उसके शरीर को चीरना शुरू कर दिया। हर कोई इतना भयभीत था कि उन्होंने पूरे 10 सेकंड के लिए पूरी तरह से लड़ाई बंद कर दी, बस नरसंहार को देखते रहे, जबकि घायल आदमी मौत की भीख मांग रहा था। फिर खून से लथपथ गोलेम लड़ाई का सामना करने के लिए मुड़े, और डाकुओं का मनोबल टूट गया। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, वे बस भाग गए। राय ने गोलेम को याद किया और शिकार शुरू कर दिया। यह उसकी शैली नहीं थी, लेकिन हॉक को ये पसंद था, इसलिए इसमें कुछ तो होना ही था। इस तरह देखें, हॉक ने उसे सूचित किया जब वह नीचे झपट्टा मार रहा था। उसके 5 मीटर के पंख पेड़ों से मुश्किल से बच रहे थे, क्योंकि उसने एक योद्धा को अपने पंजों में जकड़ लिया और उसे हवा में खींच लिया। आदमी दर्द से चीख उठा, लेकिन हॉक के पंजे उसके कंधे के जोड़ों में घुस गए थे, और वह अपने अपहरणकर्ता पर हमला करने के लिए अपनी बाहें नहीं उठा सका। फिर हॉक ने पीछे मुड़कर गोता लगाया और डाकू के दूसरे साथी पर शव फेंक दिया। दोनों टकरा गए और एक उलझे हुए ढेर में जमीन पर गिर गए, जबकि राय ने अपने गोलेम को सबसे दूर के 2 लोगों के खिलाफ भेजा, जो अब युद्ध की दृष्टि से काफी दूर थे। हॉक ने अपने नए सिग्नेचर बम को बुलाते हुए गिरे हुए डाकुओं पर रैंडिंग फायरबॉल से हमला किया, और शवगू के पोखर में बदल गए। काल ने सीटी बजाई, हॉक को अपनी बांह पर उतरने के लिए बुलाया। राय को बाकी सामान साफ करने और लूट का सामान इकट्ठा करने दो। ये लोग कभी भी उसके भेष को नहीं देख पाएंगे, उसने निर्देश दिया। हॉक काल की फैली हुई बांह पर उतरा, फिर उसके कंधे पर चला गया, क्योंकि काल गाड़ी के गार्ड के पास गया। सज्जनों, क्या सब ठीक हैं? अगर किसी को तत्काल सहायता की जरूरत है, तो मैं एक उपचार साथी को हमारे साथ आने के लिए कह सकता हूं, उसने घोषणा की, जबकि गार्ड उसे घूर रहे थे। अभी भी कुछ गार्ड जमीन पर थे, लेकिन बाकी लोग अपने सहकर्मियों की चिंता करने की बजाय काल के खिलाफ ज्यादा सतर्क थे। हम ठीक हो जाएंगे, सर। आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। हमारे साथ डाकलाइट होस्ट का एक पादरी वर्ग का अनुयायी है, गार्ड टीम के नेता ने घोषणा की। ओह, इससे मेरा जीवन आसान हो गया। आप देखिए, मैंने कल रात कार्नेगी के नज़दीक एक अन्य डाकू शिविर से कई एल्वेन बच्चों को इकट्ठा किया। वे मेरे एक जानवर साथी के साथ इस ओर आ रहे हैं, और मैं उम्मीद कर रहा था कि डाकलाइट होस्ट उन्हें घर लाने की व्यवस्था कर सकता है, क्योंकि उन्हें गुलामों को बेचने के लिए अपहरण कर लिया गया था। काल ने समझाया। तुम डाकुओं से चोरी करने में कामयाब रहे।
गार्ड कप्तान ने चौंक कर पूछा। मुझे लगता है कि यह सही है, लेकिन मैंने पहले उनके शिविर में सभी को मार डाला, इसलिए यह वास्तव में चोरी नहीं है, मैं इसे लूटपाट कहूँगा। गार्ड काल से भयभीत लग रहा था, लेकिन जब सहायक पादरी, जैसा कि उन्होंने उसे बुलाया था, बाहर निकला, काल ने देखा कि वह सिर्फ एक युवा किशोरी लड़की थी, संभवतः काल से छोटी और नर्म, जैसे कि उसने कभी युद्ध नहीं देखा था। फ्रंट लाइन पर महीनों के बाद काल को पता था कि उसका चेहरा थोड़ा दुबला था और 1000 मीटर की घूरती हुई नज़र थी जो उसे अपने सहयोगियों की तरह ही शिकारी बनाती थी। मुझे अच्छी चीज़ें मिल गईं। इस बार कोई ओवरपावर्ड ब्रेसलेट नहीं। मैं लूट का माल थोर को दूंगी, वह लगभग आ ही गया है। राय ने काल को सूचित किया क्योंकि उसने अपना काम खत्म कर लिया था और शवों को साफ कर दिया था। कोई भी कुछ नहीं कह रहा था और पादरी सहायक घायलों पर अपने मंत्र डाल रहा था, जो अपने पैरों पर वापस खड़े होने लगे थे, भले ही उसका जादू केवल एक जागृत रैंक पादरी का था। जैसे ही वे पास आए, रैमी अपने स्थान पर लौट आए, इसलिए उसने नहीं देखा। किसी को भी डराना नहीं चाहिए। एल्विन बच्चे उलझन में थे कि सांप अचानक गायब हो गया था, लेकिन जब उन्होंने काल को देखा तो वे शांत हो गए। राय कुछ सेकंड बाद वापस लौटी। उसने लूट का सामान थोर के पास छोड़ दिया, अपने होनेस पर एक खाली थैली का उपयोग करते हुए। सेरो काल के बगल में रुकी, जिसने लूट का सामान अपने भंडारण में इकट्ठा किया और उसके सिर पर हाथ फेरा, जबकि थोर ने खुशी से गड़गड़ाहट की आवाज़ें निकालीं, जिससे बच्चे हंसने लगे। हॉक अपने स्थान पर वापस लौट आया, केवल काल और थोर को बाहर छोड़कर, लेकिन गार्ड शांत नहीं थे। बच्चे कहाँ हैं? गार्ड लीडर ने पूछा। थैलियों में। ये बच्चों को तेज़ यात्रा पर ले जाने का सबसे अच्छा तरीका है। वे सभी ज़्यादातर सुरक्षित हैं क्योंकि यहाँ थोर एक लाइटनिंग सेरो है और उसके अवरोध में एक पुनर्योजी प्रभाव है जो उन्हें अपनी चोटों से ठीक होने में मदद करेगा। वे अभी भी खुरदरे दिख रहे थे, लेकिन चोटें फीकी पड़ गई थीं और उनकी टूटी हुई कुछ हड्डियाँ ठीक हो गई थीं। तुम उन्हें डाकलाइट होस्ट के पास ले जाना चाहते थे? युवा पादरी ने पूछा। हाँ, मुझे बताया गया था कि अपहरण के शिकार लोगों को लाने के लिए वे सही जगह हैं। काल ने कंधे उचका दिए। तुम डेमन गिल्ड एलायंस के खिलाफ डाकलाइट होस्ट का पक्ष लोगे? पादरी ने पूछा। मिस, मुझे उस पर वफादारी के कोई प्रतीक नहीं दिख रहे हैं। यह एक चाल हो सकती है, गाड़ी के गार्ड लीडर ने फुसफुसाया। हमें चलना चाहिए, वे डाकू अपने दोस्तों के साथ फिर से इकट्ठा होंगे और जल्द ही वापस आ जाएंगे, उसने फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन काल की सुनने की शक्ति इतनी संवेदनशील थी कि वह उस बातचीत को सुन नहीं पाया। वे किसी के साथ फिर से इकट्ठा नहीं होंगे। मैंने उन सभी को मार डाला। गोलेम ने जंगल में उनका शिकार किया। काल ने जोड़े को बताया। तुम किस तरह के राक्षस हो? तुम आत्मसमर्पण करने वाले दुश्मनों को भी भागने नहीं देते? गार्ड ने पूछा। जरूर, अगर वे हिरासत में हैं। अगर वे भाग रहे हैं तो उन्होंने वास्तव में आत्मसमर्पण नहीं किया है, वे बस पीछे हट रहे हैं। मेरे सामने जमीन पर पड़े उस व्यक्ति को मत गिनिए, वह एक वस्तुगत सबक था। मैं वास्तव में यहाँ बुरे आदमी की तरह लग रहा हूँ, है न? मैं कसम खाता हूँ, मैं वास्तव में एक दयालु व्यक्ति हूँ। थॉर की पीठ पर बैठे सभी बच्चे हंसे क्योंकि काल अपने शब्दों पर लड़खड़ा रहा था, जबकि गार्ड उसे संदिग्ध रूप से घूर रहे थे। मैं तुम्हें बताता हूँ, क्यों न मैं शहर में रास्ता दिखाऊं ताकि मैं तुम्हारी पीठ पर न रहूं, और फिर जब हम वहां पहुंचे तो तुम इन बच्चों को किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हो जो मदद कर सकता है और उन्हें गुलामों को नहीं बेचेगा। काल ने प्रस्ताव दिया। गार्ड लीडर ने सिर हिलाया। यह मेरे लिए काम करता है, लेकिन पहले मुझे ये जानना होगा कि आपकी कक्षा क्या है। मैं स्टेटस स्क्रीन पर आपकी जानकारी नहीं देख पा रहा हूँ। क्या आप स्टेटस स्क्रीन पर दूसरों के बारे में जानकारी देख सकते हैं? ये काल के लिए खबर थी। सड़क के खतरे, एक गार्ड गाड़ी में बैठे लोगों से कह रहा था। मुझे लगता है कि उसकी क्लास ने उसे जंगली बना दिया है। क्या तुमने देखा कि उसने उस बेचारे को कैसे देखा जो टुकड़े टुकड़े हो रहा था? वह भूल गया है कि इंसान होना क्या होता है या सहानुभूति क्या होती है। वह अपने साथियों की तरह ही राक्षस है। एक नई संगीतमय आवाज ने उत्तर दिया। क्या आपको लगता है कि यह सच है? क्या मैं राक्षस बन रहा हूँ? काल ने पूछा। नहीं, वे सिर्फ डरे हुए और कमज़ोर इरादों वाले हैं, हॉक ने उसे आश्वस्त किया। शायद उन्हें अपने खाने के साथ खेलना पसंद नहीं है, राय ने सुझाव दिया। मुझे लगता है कि सिस्टर राय सही हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास सिर्फ खतरनाक चीज़ों को मारने के खिलाफ कोई नियम है। उन्हें एक दूसरे को प्रताड़ित करना और अपमानित करना पसंद होगा। यहाँ के इंसान अजीब हैं। रैमी सहमत हुए। थोर ने मनोरंजन में नाक भान से कुड़ी और धीरे से अपना सिर हिलाया। वे झुंड में शिकार करने वाली प्रजाति हैं, कुलीनों की तरह नहीं। वे सिर्फ खुद को बचाने के लिए लड़ते हैं और फिर शिकारियों को उनकी लूट के साथ जाने देते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा कुछ न खोना पड़े। ये समझ में आया। वे शहर की दीवारों के पास पहुंचे और काल ने देखा कि लाइन में लगे ज़्यादातर आगंतुक पहरेदारों, आलीशान गाड़ियों और दिखाई देने वाली दौलत वाले रईस थे। तो उसने अपना एकमात्र और सबसे अच्छा सूट पहना।
नीचे छिपे कवच ने उसे थोड़ा अतिरिक्त भार दिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, और उसने अपने हथियार रख दिए। उसे उम्मीद थी कि इससे शहर के पहरेदार खुश रहेंगे। वह कल से अपेक्षाकृत साफ सुथरा था और अपने बालों को जल्दी से ब्रश करने और थोड़ी किस्मत के साथ वह काफ़ी सम्मानजनक दिखना चाहिए। काल लाइन तक चला गया और अभी अभी अपनी जगह पर बैठा ही था कि भाले लिए पहरेदारों का एक समूह दौड़ता हुआ आया। कोई राक्षस नहीं, कप्तान चिल्लाया। ठीक है, अपना आपा शांत करो, मैं उसे भेज दूंगा। बच्चों, तुम्हें यहाँ से चलना होगा। थोर को आराम करने की ज़रूरत है। थोर अपनी जगह पर लौट आया और छोटे एल्विस ज़मीन पर गिर पड़े और खुद को धूल से साफ करते हुए और अपने पैरों पर खड़े होते हुए हंसने लगे। तुमने उन नौकरों को कहाँ से काम पर रखा है? पहरेदार ने काल पर अपना भाला तानते हुए पूछा। मैंने उन्हें डाकुओं से बचाया था। मैं उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाने की व्यवस्था करने के लिए यहाँ ला रहा था। मुझे आपके लिए सिस्टम स्टेटस नहीं दिख रहा है, गार्ड ने आरोप लगाया। स्टेटस? काल ने सोचा। अचानक हर जगह जानकारी थी। ज्यादातर लोगों के नाम उनके सिर पर लिखे थे और वे कई रंगों में थे, लेकिन मुख्य रूप से एक उबाऊ भूरे रंग में, जिसे काल ने योद्धा प्रकार का माना। शहर का गार्ड चौंका, फिर संदिग्ध। तुमने अपनी स्थिति कैसे छिपाए? चुपके का हुनर। जब तुम जंगल में हो और डाकुओं से बच रहे हो तो ये काम आता है। काल ने कंधे उचका दिए। तुम्हें हमारे साथ आना होगा। छोटे बच्चों को भी साथ लाओ, हम उनसे बात करना चाहते हैं। गार्ड ने जोर दिया। जब वे गुजरे तो एक रईस ने एल्फ लड़कियों में से एक की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन जब काल ने उसे देखने के लिए मुड़कर देखा तो वह डर के मारे पीछे हट गया। उनके पीछे से काल ने गाड़ी के गार्डों को चुपचाप हंसते हुए सुना जब एल्व्स ने काल को उनके और लाइन में लगे लोगों के बीच में खड़ा करने के लिए कदम बढ़ाया। वह लाइन में सबसे डरावना व्यक्ति था, लेकिन वह उनका डरावना व्यक्ति था। उन्हें एक बड़े कार्यालय में ले जाया गया, जिसका उद्देश्य स्पष्ट रूप से एक गाड़ी के लिए पूरी गार्ड टीम से पूछताछ करना था, और बच्चे पीछे की दीवार से सट गए, जिससे काल उनके और उन गार्डों के बीच में आ गया जो उनका इंतजार कर रहे थे। ठीक है यात्री, हमारे पास आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। सिस्टम कहता है कि आपका नाम काल है, लेकिन हम आपके बारे में कोई और जानकारी नहीं देख सकते। लाल रंग की वह छाया किसी भी वर्ग से मेल नहीं खाती है जिससे हम परिचित हैं। गार्ड कैप्टन ने जोर दिया। क्या ये कोई विशेष समस्या है? मैंने हर रंग को याद नहीं किया है और इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती, काल ने सहजता से उत्तर दिया। गार्ड को नहीं लगा कि वह मजाकिया है। जब मैं आप पर ध्यान केंद्रित करता हूं तो मुझे आपका सामान्य शक्ति स्तर और वर्ग देखना चाहिए, लेकिन मैं नहीं देखता। यह एक सुरक्षा जोखिम है, गार्ड ने जोर दिया। उस स्थिति में मैं अभी अभी प्रथम उन्नति पर पहुंचा हूं और मैं एक बीस्ट मास्टर हूं। यदि आप मेरे पीछे गाड़ी की रखवाली कर रहे सज्जनों से पूछें तो वे इसकी पुष्टि करेंगे। जब मैं उनके पास पहुंचा तब वे डाकुओं के साथ हाथापाई कर रहे थे, काल ने उत्तर दिया। तो वे सत्यापित कर सकते हैं कि आपका शक्ति स्तर प्रथम उन्नति पर या उससे ऊपर है। काल ने सिर हिलाया। मैं कहूंगा कि वे बुनियादी विवरणों की पुष्टि कर सकते हैं। वे मेरे जितने ताकतवर नहीं हैं, लेकिन उन्हें इतना तो बता ही देना चाहिए। ऐसा लग रहा था कि इससे गार्डों को राहत मिलने के बजाय और भी चिंता हुई। और जिन डाकुओं से उन्होंने लड़ाई की, उनकी लाशें कहाँ हैं? काल ने कंधे उचका दिए। मैं उन्हें अपने साथ लाया था ताकि उन पर कोई इनाम हो। वे सभी फर्स्ट एडवांसमेंट पॉइंट के आसपास कहीं थे और गाड़ियों को लूट रहे थे, इसलिए उन पर कोई इनाम हो सकता है। तुम ऐसा कह रहे हो जैसे तुमने अकेले ही एक से ज्यादा को मार गिराया हो, गार्ड ने जवाब दिया। एल्फ लड़की हंसी। 6, उसने 6 को मार गिराया। उसने जंगल में भी उनका पीछा किया ताकि उन्हें सुदृढ़ीकरण न मिल सके। वह कमाल का है। उन्हें पीछे के कमरे में रखो और मैं उन्हें इनाम वाले पोस्ट के खिलाफ जांचूंगा। काल ने उन्हें राय के कमरे से अगले कमरे में बुलाया और तुरंत एक आदमी को उल्टी करते हुए सुना। ओह हाँ, इसके लिए माफ़ करें, उनमें से कुछ की हालत खराब है, लेकिन सभी के सिर सही सलामत हैं। अध्याय 433 ब्लड ब्लेड गैंग वापस आ गया। अगले कमरे में मौजूद गार्ड ने खुद को संभाला और जल्दी से लाशों की पहचान की पुष्टि की। सर, ये ब्लड ब्लेड गैंग है। उनके 6 वरिष्ठ सदस्य, उनकी पहचान की पुष्टि हो गई है। दूसरे कमरे से आए आवाज ने घोषणा की। उसके पास और भी लाशें हैं, जब से उसने हमें बचाया था, छोटी लड़की ने घोषणा की। काल ने उसके सिर पर थपथपाया, इसलिए उसे लगा कि उसकी मदद करने के लिए उसकी सराहना की जा रही है। अगर उसे यह समझाना पड़ा कि उसने और भी लाशें पकड़ी हैं तो वह गार्डों को और भी ज्यादा डरा देगा। उन सभी को अंदर भेज दो, मैं तैयार हूँ, दूसरे कमरे में मौजूद आदमी ने घोषणा की। काल ने लाशें भेजी और वह आदमी कसम खाने लगा। ड्रैगन में तुमने हथियार के रूप में क्या इस्तेमाल किया? खूनी रेल रोड टाई। ये घाव ऐसे दिखते हैं जैसे तुमने उनकी छाती में कोई डंडा घुसा दिया हो, उसने शिकायत की। ओह, ये मेरे गोलेम से हुए पंचर घाव होंगे। वे ब्लडबैथ स्पाइडर के जैसे ही हैं, मोटे नुकीले पैर, नज़दीकी मुकाबले में बहुत कारगर।
मैं दिखावा करने जा रहा हूं कि मुझे पता है कि ब्लडबैथ स्पाइडर क्या है, लेकिन इसके लिए मेरे सुपरवाइजर की ज़रूरत होगी। गार्ड कैप्टन ने जोर दिया। काल ने कंधे उचका दिए और बच्चे उसकी पैंट की टांग के पीछे खींचने लगे। क्या तुम्हारे पास और कंध हैं? वे फुसफुसाए। गार्ड संदिग्ध लग रहे थे। क्या तुमने बच्चों को नहीं खिलाया? मैंने उन्हें जितना खिला सकता था खिलाया। मेरे पास 10 लोगों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, लेकिन कंद एक जादुई संसाधन है और वे बहुत स्वादिष्ट हैं। काल ने दूसरा हाथ निकाला और उन्हें फ्लेमिंग बॉडी से गर्म किया। एक लाल बत्ती चमकने लगी और एक अलार्म बज उठा, जिससे सभी गार्ड अपने हथियार निकाल रहे थे। वाह, शांत हो जाओ, हर कोई किस बात पर घबरा रहा है? काल ने पूछा। तुमने शहर में एक अटैक स्किल का इस्तेमाल किया, गार्ड कैप्टन चिल्लाया। आलू गर्म करने के लिए, काल ने उसे याद दिलाया, जबकि बच्चों ने उसके हाथों से गर्म कंद छीन लिए। क्या तुम पहले कभी किसी शहर में नहीं गए हो? गार्ड चिल्लाया, जाहिर तौर पर स्थिति से खुश नहीं था, क्योंकि उसने अलार्म को समाप्त करने के लिए बटन टैप किए। नियमों और परिणामों के बारे में काल की चिंता की कमी से आश्वस्त होकर एल्वेस सभी खाते समय हंस रहे थे। बेशक उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह नियमों को नहीं जानता था, इसलिए वह उन्हें तोड़ने के बारे में चिंता नहीं कर सकता था। अलार्म बंद कर दिए गए और अधिक गार्ड कमरे में भागते हुए आए, जहां काल आराम से दीवार के सहारे झुका हुआ था जबकि बच्चे खा रहे थे। क्या हुआ? क्या कोई हताहत हुआ है? नए प्रवेशकों में से सबसे शक्तिशाली ने पूछा। काल उसे रॉयल रैंक में कहीं रखेगा, संभवतः सम्राट रैंक में। यह बढ़िया सज्जन शहर में युद्ध कौशल पर प्रतिबंध से अनजान थे और बचाए गए एल्वेन बच्चों के लिए भोजन गर्म करने के लिए आग के हमले का इस्तेमाल किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने पिछले 12 घंटों में ब्लड ब्लेड गैंग को लगभग खत्म कर दिया है। शव पीछे के कमरे में है, लेकिन अगर आपने हाल ही में खाना खाया है तो अंदर न जाएं। सुपरवाइजर ने उपहास किया और एल्वेस हंसे जब वह पीछे के कमरे में चला गया, गालियां दी, मुंह बंद किया और वापस बाहर आया, उसके पीछे का दरवाजा बंद कर दिया। उसने आपको चेतावनी देने की कोशिश की। सुपरवाइजर के वापस बाहर आने पर लड़कों में से एक ने चिल्लाया। और ये बदमाश कौन है? सुपरवाइजर ने पूछा। डाकुओं से बरामद। जाहिर है वे उन्हें एक गुलाम व्यापारी को बेचने जा रहे थे। कैप्टन ने अपनी अभिव्यक्ति में वास्तविक उदासी के संकेत के साथ समझाया। ठीक है, मुझे लगता है कि हम गिल्ड एलायंस या डार्कलाइट होस्ट से उन्हें कारवां के साथ भेजने की व्यवस्था करने के लिए कह सकते हैं। कैप्टन के बॉस ने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। क्या आपकी कोई निष्ठा है? कैप्टन ने पूछा। काल ने अपने बेस्टियल रेमेंट कौशल कवच को बदल दिया, ये देखने के लिए कि यह क्या बनाता है। कवच पूरी तरह से काला निकला, जिसके ऊपर एक सोने की छंटनी वाली डार्कलाइट होस्ट टैबर्ड थी। यह एक स्पष्ट उत्तर की तरह लग रहा था। इसने दिन के लिए उसके टैबर्ड को भी चमका दिया था। जब तक काल ने वापस नहीं बदला, तब तक कैप्टन ने धीरे धीरे पलकें झपकाईं। तुम एक डार्कलाइट होस्ट वॉर चैंपियन हो। बकवास बकवास बकवास, उसने खुद से कहा। सुपरवाइजर काल के सामने आ गया। क्या तुम गिल्ड युद्ध छेड़ने आए हो? अगर तुम आए हो तो मुझे अभी बताओ और हम बच्चों का ख्याल रखेंगे ताकि वे लड़ाई के बीच में न फंसें। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम घोषणा करने आए हो, हम तुम्हें बिना किसी अनुरक्षक के इस कार्यालय से बाहर नहीं जाने दे सकते। काल ने अपना सिर हिलाया। मुझे यहाँ आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मुझे एक विसंगति के कारण स्थानांतरित कर दिया गया था और कानिगी की सड़क पर फेंक दिया गया था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ वह केवल इसलिए हुआ क्योंकि मैं ये पता लगाने के लिए यहाँ आ रहा था कि क्या हुआ था। दरवाजों के बाहर हाथापाई हो रही थी और काल ये देखने के लिए झुक गया कि क्या हो रहा है। एक बड़ा समूह एकोलिट क्लेरिक के लिए गाड़ी के चारों ओर गार्डों के साथ लड़ाई कर रहा था। क्या तुम उससे निपटने जा रहे हो या मुझे करना चाहिए? काल ने पूछा। अगर वे शहर में आने के लिए सभी को गुट चुनने जा रहे थे तो शायद ये बेहतर था कि तुरंत उनके पक्ष में विश्वासघात करने के रूप में न देखा जाए। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, एक जोरदार हॉर्न बजा और पूरे शहर में हॉर्न की गूंज सुनाई दी। बहुत देर हो चुकी है। गिल्ड युद्ध शुरू हो गया है। हम बच्चों को सुरक्षित रखेंगे, लेकिन गार्ड तब तक छात्रावासों में बंद रहेंगे जब तक लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। गंभीरता से, आप नागरिकों की भी रक्षा नहीं करते? काल ने पूछा। और पक्ष लेते हैं? धन्यवाद, लेकिन नहीं, पर्यवेक्षक ने उत्तर दिया। एल्व्स ने काल को हाथ हिलाया। हमारे बारे में चिंता मत करो मॉन्स्टर मैन। जब वे लड़ाई बंद कर देंगे तो हम यहीं होंगे। शायद इस तरह की बात उतनी असामान्य नहीं थी जितनी उसने सोची थी। काल सड़क पर निकल गया और सभी लोग स्तब्ध रह गए। जो लोग लाइन में थे वे अब सैकड़ों अन्य लोगों के साथ शहर से भाग रहे थे, लेकिन वे सभी छोटे दरवाजों से या दीवारों पर सीढ़ियों से नीचे जा रहे थे। अगर यह इतना हुआ कि उनके पास शहर के लिए निकासी योजना थी, तो यह उनके लिए एक कठिन जीवन रहा होगा। अपनी निष्ठा की घोषणा करें या हमला होने दें। चमकीले नीले टैबर्ड में एक आदमी चिल्लाया।
गाड़ी के चारों ओर के गार्ड उम्मीद से भरे हुए थे कि काल उन्हें चुन सकता है, क्योंकि उसका इरादा एल्व्स को उनके लोगों के पास ले जाने का था। काल ने अपना कवच बदलते हुए और जानवरों को पुकारते हुए मुस्कुराया। रेमी ने थोर की पीठ पर कुंडलित होकर देखा ताकि वह लड़ाई देख सके। नीले टैबर्ड में आदमी काल के कवच को देखकर पीला पड़ गया। उसे पकड़ो, उसने अपने साथियों पर चिल्लाया। अच्छी खबर रे ने मन ही मन हंसा क्योंकि वह आगे बढ़ी और उस आदमी को चीर दिया जो अभी भी आरोही रैंक पर था। काल ने अपने स्टेटस ओवले के कोने में एक अधिसूचना देखी। डेमन गिल्ड एलायंस ने डार्कलाइट होस्ट एलायंस पर युद्ध की घोषणा की है। एक बार जब उसने उस पर ध्यान केंद्रित किया तो काल ने देखा कि वह शहर के एक बड़े हिस्से के सिरों पर लाल क्रॉस वाली तलवारें देख सकता था। वह इस बात पर अधिक आश्वस्त होता जा रहा था कि यह सबसे अजीब विसंगतियों में से एक थी जिसके बारे में उसने सुना था, लेकिन कम से कम उसे पता था कि अब उसे क्या करना चाहिए। उनके सिर पर सचमुच लक्ष्य थे और उसे अपनी टीम को सुरक्षित रखते हुए उन्हें खत्म करना था। एक बार ऐसा करने के बाद उसे वापस लौटने में सक्षम होना चाहिए। उम्मीद है कि लिथियम माइंस को कुछ भी बुरा नहीं हुआ होगा। ये लोग असली हैं, कालकोठरी की रचनाएं नहीं। उसके दिमाग में एक कोमल आवाज़ फुसफुसाई। यह उसका कोई पालतू जानवर नहीं था, लेकिन काल नहीं देख सकता था कि यह कौन हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा था तो उसके अगले आदेश, जो कि हॉक को शहर पर ऊंचाई से बमबारी करने के लिए होता, पर पुनर्विचार करना होगा। अध्याय 434 गिल्ड युद्ध का असली एमवीपी। नीले टैबर्ड पहने हुए डेमन गिल्ड एलायंस के सदस्य जल्दी से इकट्ठा हो गए क्योंकि काल ने अपने सभी बफ्स लाए। इस बार कोई अलार्म नहीं था, संभवतः इसलिए क्योंकि पहले से ही गिल्ड युद्ध चल रहा था। लेकिन नीले गुट के सदस्य काल को वहां खड़ा देखकर भयभीत दिख रहे थे। क्या आप भागकर अपने चैंपियन को लाने जाएंगे? काल ने सुझाव दिया। एक युवा महिला जो काले चमड़े के कवच में सजी हुई थी, जिसे काल ने एक दुष्ट के साथ जोड़ा था, ने सुन्न होकर सिर हिलाया, फिर जमीन पर एक धुआं बम फेंका और एक मूवमेंट स्किल के साथ भाग गई। सबसे अधिक संभावना शैडो सटेप की है। सर, आप हमारे साथ हैं। आपने सड़क पर खुद को क्यों नहीं पहचाना? हम आपको पूरे सम्मान के साथ बधाई देते। घायल गार्डों को ठीक करने के लिए गाड़ी से बाहर निकलते समय एकोलाइड ने फुसफुसाया। मैं यहाँ से नहीं हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि यह कहाँ है। इसलिए युद्ध की अधिसूचना आने तक मेरा किसी भी चीज़ के बीच में आने का कोई इरादा नहीं था। वे गेट पर प्रतीक्षा कर रहे थे। राय गेट के ऊपर दीवार पर प्रतीक्षा करने के लिए एक आरामदायक जाल बना रही थी, जबकि हॉक ऊपर शहर की जासूसी कर रहा था। गाड़ी के एक गार्ड ने चिंता से काल को देखा। क्या तुम सच में यहीं उनके चैंपियन के अपने अंगरक्षकों के साथ आने का इंतजार करने जा रहे हो? हमें सुरक्षित घर की ओर जाना चाहिए। काल ने हाथ हिलाया। जाओ, सुरक्षित घर जाओ और मैं उनके चैंपियन का इंतजार करूंगा। ऐसा नहीं है कि तुम में से कोई भी आगे आने वाली चीज़ों के बीच में आने के लिए तैयार है। गार्ड ने सिर हिलाया और वे गाड़ी छोड़कर शहर से भाग गए। जो भी सुरक्षित घर उन्होंने तैयार किया था उसकी ओर चल पड़े। कुछ मिनट बाद काले प्लेट कवच और एक राक्षसी मुखौटा पहने एक योद्धा काल की नज़र में आया। वह 5 मीटर दूर रुक गया और काल को घूरने लगा। वह 250 सेंटीमीटर लंबा था और प्रोफेसर टैंक की तरह ही हर दिशा में विशाल था। वह निश्चित रूप से एक सम्राट रैंक का योद्धा भी था। क्या इस जगह पर योद्धाओं की दीवानगी है? क्या आपको नहीं लगता कि शायद 1 या 2 जादूगर काम आ सकते हैं? काल ने पूछा। उसके साथ मौजूद कुछ अंगरक्षक हंसे, लेकिन चैंपियन बस काल को घूरता रहा। डार्कलाइट होस्ट को लगता है कि कोई छोटा बच्चा अपने पालतू छिपकली के साथ मुझसे शहर छीन सकता है। उसने आखिरकार मान की। मैं तुम्हें बता दूं कि वह सबसे अच्छे लड़कों में से एक है। और मैं तुमसे शहर छीनने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तुम्हारे लड़कों ने युद्ध की घोषणा की थी जबकि मैं शरणार्थियों को गार्ड स्टेशन पर ला रहा था। लेकिन अब जब ये शुरू हो गया है तो हम चीज़ों को सुलझा सकते हैं। अगर मुझे तुम्हें खोजने के लिए शहर को समतल करना पड़ता तो ये शर्म की बात होती। मैं अभी भी ऐसा कर सकता हूँ। हॉक ने उसे याद दिलाया। इमारतों को मजबूत नहीं किया गया था। आग के गोले की एक ही बौछार आधे शहर को नष्ट कर देगी। विशाल आदमी ने अचानक खुद को काल पर फेंक दिया, जिसने बचाव के लिए अपनी 2 हाथ वाली तलवार निकाली और अपने सभी बफ को सक्रिय कर दिया। फिर उसने मोनाक रैंक योद्धा की प्रतिक्रियाओं को धीमा करने के लिए चेन लाइटनिंग का इस्तेमाल किया। 2 ब्लेडों के आपस में टकराने से पहले बिजली चमकी, क्योंकि फ्लेमिंग बॉडी की मुलाकात फ्लेमिंग ब्लेड क्षमता से हुई थी। दोनों आदमी गतिरोध में थे और अधिकांश अंगरक्षक काल के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, एक रास्ता तलाशते हुए, जबकि उनमें से 4 थोर और रेमी को युद्ध में शामिल होने से रोकने के लिए गए। लेकिन उन्हें जल्दी ही पता चल गया कि थोर के बैक टोटेम के लिए एकदम सही प्लेटफॉर्म थे, और जब वह दीवार के पीछे खड़ा होता था तो लाइटनिंग सेरों से निपटना आसान नहीं होता था। खासकर एक दीवार जो बच्चों से भरे कमरे के सामने थी जिसे वह बचाना चाहता था। काल बंद ब्लेडों के गतिरोध से अलग हो गया और बोन क्रशर से हमला करने से पहले पीछे की ओर भागा। उसके दाईं ओर के योद्धा ने अपनी ढाल पर वार झेला,
ब्लेड को आसानी से रोक दिया, लेकिन शटर और शार्पनेस ने अपना असर दिखाया और ढाल 2 हिस्सों में बंट गई। वह आदमी खून थूकते हुए और चूर्णित हाथ को सहलाते हुए जमीन पर गिर पड़ा। ओह, तुम एक गंदे छोटे नेवले हो, है ना, डाकलाइट्स कम, चैंपियन ने गुर्राहट के साथ कहा। तुम्हें कुछ पता नहीं है, काल ने जवाब दिया जैसे ही वह गार्ड स्टेशन से दूर चला गया और शहर की ओर पीट करके गेट के अंदर आगे बढ़ गया। हॉक, पता लगाओ कि ब्लू टैबर टीम डाकलाइट होस्ट से कहाँ लड़ रही है और इस ओर भेजने की कोशिश करने वाले किसी भी सुदृढ़ीकरण पर बमबारी करो। बस उनके मजबूत लड़ाकों को विचलित करो, शहर को नुकसान मत पहुंचाओ। काल रक्षात्मक रुख में आ गया और योद्धा फिर से आगे बढ़ गए। तभी राय ने चैंपियन के पीछे अपने गोलेम को बुलाया जिससे वे उसकी पीठ पर हमला कर सकें। उसने काल की पकड़ से कहीं ज्यादा तेजी से जवाब दिया। पहले 4 लेग स्ट्राइक को रोकते हुए काल ने अपने मॉल पर स्विच किया और चेन लाइटनिंग को 5 बार ढेर कर दिया। लेकिन वह चैंपियन की पीठ पर नहीं गया जैसा कि सभी ने उसे उम्मीद की थी। इसके बजाय वह एक दुष्ट प्रकार के लड़ाकू पर गया, उसकी छाती को कुचल दिया जिससे चेन लाइटनिंग पूरे समूह में फैल गई और आधे योद्धा अपने घुटनों पर आ गए क्योंकि काल फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ा। चैंपियन ने उसे रोक दिया, काल को दूसरी बार गतिरोध में मजबूर कर दिया, इससे पहले कि सम्राट की बेहतर गति ने उसे मुक्त होने दिया और काल की बाधाओं पर एक हिट लगाया। लेकिन इसका मतलब यह था कि वह गोलेम को नहीं रोक पा रहा था जो उसके अचेत और बिजली से झुलसे अंगरक्षकों को चीर रहे थे। तुम कमीने, मुझसे ठीक से लड़ो, काल हंसा। अब तुम एक उचित द्वंद्व चाहते हो लेकिन तुम अंगरक्षक लाए हो, तुमने इस बारे में ठीक से नहीं सोचा। काल पीछे हट गया और अपने ब्लेड पर स्विच कर दिया जो हमलों को रोकने के लिए बेहतर था। मोनाक रैंक का योद्धा शारीरिक शक्ति में उसके करीब था, यहाँ तक कि उसके बफ के साथ भी, लेकिन दुश्मन चैंपियन काल से तेज था इसलिए बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना थी। सौभाग्य से योद्धा वर्गों के पास बाधाओं के लिए बहुत कुछ नहीं था, केवल गार्ड, लेकिन ये योद्धा उसका उपयोग भी नहीं कर रहा था। 3 तेज हमलों को रोका गया और वापसी के हमले ने फ्लेमिंग बॉडी को एक पल के लिए डगमगा दिया इससे पहले कि काल उसे स्थिर कर सके। चैंपियन निराश होने लगा था और काल को एहसास हुआ कि क्या हो रहा था। काल ने डाकू नेता से एक नया ब्रेसलेट लिया था और इसने एक निश्चित राशि से नुकसान कम कर दिया। चैंपियन द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे छोटे कौशलों में से कोई भी काल को रजिस्टर नहीं कर रहा था क्योंकि वे सभी नकारे जा रहे थे। चूंकि छोटे नुकसान नकारे जा रहे थे और ढेर नहीं हो रहे थे, इसलिए काल की बाधाओं को हमलों के बीच ठीक होने का समय मिल गया। डेमन गिल्ड एलायंस चैंपियन के पास शटर जैसा कोई कौशल रहा होगा जिसने नुकसान पहुंचाया, जिससे बाधाओं और दुश्मनों को नुकसान पहुंचा, लेकिन यह नुकसान में कमी को दूर करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बड़ी लड़ाई अब लगभग खत्म हो चुकी है, वे हमला करने के लिए एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हॉक ने काल को सूचित किया क्योंकि वह चेन लाइटनिंग के अलावा किसी और चीज़ से हमला करने का मौका तलाश रहा था जो उसके प्रतिद्वंद्वी को बहुत कम नुकसान पहुंचा रही थी। मैं समझ गया, वह गार्ड का उपयोग नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास एक बेहतर संस्करण है। यह हर समय चालू रहता है, राय ने घोषणा की। आक्रामक अनुकूलन के साथ प्रतिद्वंद्वी के उसके अध्ययन ने भुगतान किया था और अब वह समझ गई थी कि वह काल के हमलों के खिलाफ गार्ड का उपयोग करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था। उसका संस्करण हमेशा सक्रिय था, यही कारण था कि चेन लाइटनिंग ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। यह कोई शारीरिक हमला नहीं था, इसलिए इसने शटर को लागू नहीं किया, जिसका अर्थ है कि लक्ष्य पर कोई द्वितीय क्षति नहीं हुई। काल के हमले इतने शक्तिशाली नहीं थे कि वे एक ही मंत्र से मोनाक रैंक गार्ड की क्षमता को तोड़ सकें। काल ने अपने ब्लेड में चेन लाइटनिंग को जोड़ा जिसका उद्देश्य फ्लेमिंग बॉडी को नुकसान पहुंचाना था। चैंपियन हंसा और उसकी आंखें थोड़ी पागल हो गईं। तो तुम्हें एहसास हो गया है, लेकिन अगर तुम मुझे उस आर्मर बाईपास से नहीं मार सकते तो तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। ये केवल समय की बात है जब तुम थक जाओगे और धूल में मिल जाओगे। वह हंसा। उस तर्क में केवल एक समस्या है, तुम्हारे पास सभी अंगरक्षक नहीं हैं और मेरे पास अभी भी गोलेम हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम तीनों से एक साथ निपट सकते हो? काल ने पूछा। काल के बाईं ओर से शक्ति बढ़ी और थोर के तराजू सोने में बदलने लगे। उसका शरीर बढ़ने लगा, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतना कि ध्यान देने लायक हो। हालांकि यह उसके तराजू का हरा सुनहरा रंग था, जबकि उसके सींग गहरे कांसे में बदल गए, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह आगे बढ़ चुका था। इस बिंदु पर वह अपने सामान्य आकार के अलावा अब बमुश्किल लाइटनिंग सेरो जैसा दिखता था। वह गहरा हरा रंग जिसके लिए वे प्रसिद्ध थे गायब हो गया था, सोने की मोटी नसों के साथ धारियां। नीली बिजली से चमकने वाले हड्डी के सफ़ेद सींग अब गहरे कांस्य रंग के हो गए थे और बिजली उसके तराजू पर धारियों की तरह ही सुनहरी थी। वह शानदार और शाही लग रहा था, लेकिन एक आम लाइटनिंग सेरो जैसा बिल्कुल नहीं। उसके पीछे की इमारत अनंत बिजली में लिपटी हुई थी क्योंकि सेरो उस पर होने वाले क्षेत्रीय हमलों से उसकी रक्षा कर रहा था।
हमेशा वफादार, थोर ने इमारत को तब तक क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया जब तक एल्वेस अंदर थे, और इसने उसे रॉयल रैंक की बाधा को तोड़ने के लिए प्रेरित किया। उन्नति के साथ अनंत बिजली और सुरक्षा का घेरा दोनों रॉयल रैंक में आगे बढ़ गए, और काल ने महसूस किया कि जैसे जैसे मौजूदा स्थान अपनी सीमा तक पहुंचते गए, उसके दिमाग में एक नया स्थान बनना शुरू हो गया। रैमी अभी भी कमांडर रैंक पर था, और यह अभी स्थानों के लिए सीमित कारक था, इसलिए थोर की सफलता से ऊर्जा के अतिप्रवाह को स्वीकार करने के लिए एक नया स्थान बनाया गया था। चैंपियन के चेहरे पर एक धूर्त भाव आया और वह सेरो की ओर बढ़ा, थोर की गर्दन के पीछे एक वार करने का लक्ष्य बनाया। जाहिर तौर पर काल के सहायक पालतू जानवर के खोने से उसकी युद्ध क्षमता कम हो गई और वह कमजोर हो गया। लेकिन वह अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने यह महसूस किया था, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसके सामने पत्थर की कीलों की एक दीवार बन गई, जिससे वह एक धमाके के साथ रुक गया। इससे पहले कि नीले रंग की एक धार उसके चेहरे पर आकर लगी, फिर पीछे हट गई। उसकी पीड़ा की चीख पूरे शहर में गूंज उठी, क्योंकि उसके हेलमेट के राक्षसी छज्जे से खून बह रहा था। रैमी ने उसकी आंख की पुतली को काट लिया था, जिससे वह एक तरफ से अंधा हो गया था, और उसे कभी एहसास भी नहीं हुआ था कि वह थोर की पीठ पर थी। योद्धा ने अपना हेलमेट फाड़ दिया और अपने चेहरे पर एक शीशी डाली, फिर दर्द से अपने शरीर को चीरते हुए एक औषधि पी ली। क्या तुम्हारा पेट भर गया है? काल ने पूछा। अजीब आवाज ने काल को चेतावनी दी थी कि ये असली लोग थे, और जबकि उसने अंगरक्षकों को मार डाला था, और सबसे अधिक संभावना है कि उसने हॉक को सुदृढ़ीकरण को रोकने के लिए उनमें से एक छोटे समूह को मारने दिया था, वह युद्ध को समाप्त करने के लिए उनके गठबंधन के हर सदस्य को मारना नहीं चाहता था। मैं हार मानता हूँ। दानव गिल्ड गठबंधन युद्ध हारता है। वह कराह उठा और अपने चेहरे के उस हिस्से पर पंजा मारने लगा जहां उसकी आंख से काली धारियां फैल रही थीं। उसने जो भी औषधि इस्तेमाल की थी वह रैमी के जहर पर बेअसर थी। रैमी, उसका चेहरा ठीक कर दोगे क्या तुम, या कम से कम जहर को बेअसर कर दोगे? अध्याय 435 होस्ट सिटी। स्पिरिट स्नैक ने उस आदमी पर हीलिंग स्प्लैश फायर किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उसके चेहरे पर थूक दिया हो, लेकिन काली धारियां पीछे हटने लगीं और खून से लाल आंख से रिसाव बंद हो गया क्योंकि वह धीरे धीरे सामान्य हो गई। ट्रायल ऑफ चैंपियंस द्वारा डार्कलाइट होस्ट अलायंस ने गिल्ड वॉर जीत लिया है। अंतिम क्षति। डेमन गिल्ड अलायंस 31 मृत। डार्कलाइट होस्ट अलायंस 11 मृत। चैंपियन अपने घुटनों पर लुढ़क गया और अपने ब्लेड का इस्तेमाल करके अपने पैरों पर खड़ा हुआ क्योंकि उसके शरीर में जहर के दर्द के साथ साथ शैटर के प्रभाव भी थे जो काटने के साथ चेहरे पर लग गए थे। सभी लोग अंतरिक्ष में चले जाएं। उन्हें आपसे बदला लेने का मौका न दें, काल ने जोर दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि आप चैंपियन हैं। आपकी वह क्लास बिल्कुल टूटी हुई है। यह एक बार में पूरी रेड टीम से लड़ने जैसा है। उन्होंने प्रशंसा की क्योंकि काल के अधिकांश जानवर थोर के लिए एक उन्नति पार्टी की योजना बनाने के लिए अपने स्थानों पर वापस चले गए। रैमी को पूरा यकीन था कि वे एल्वेस को उसके तराजू को चमकाने के लिए कह सकते हैं, और थोर के लिए इससे बेहतर कोई पुरस्कार नहीं था। काल को यकीन नहीं था कि अब क्या करना है, लेकिन हॉक उन्हें दृश्य बता रहा था। अब इमारतों से पादरी निकल रहे हैं, शवों को इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वे उन्हें पुनर्जीवित करेंगे, हॉक ने उन्हें सूचित किया। फिर वह रुक गया और काल को उसकी उलझन का एहसास हुआ। वे लंबे समय से मरे नहीं थे, इसलिए उन्हें पुनर्जीवित करना संभव होना चाहिए, लेकिन वे पुनरुत्थान अनुष्ठान शुरू कर रहे थे। इससे उन सभी को नए शरीर मिल जाएंगे, जो कि इन जैसे शक्तिशाली लोगों के लिए आप जो चाहते थे वैसा नहीं लगता। 31 से 11। क्या नरसंहार। अब मुझे देखना होगा कि जब हम पैक करेंगे तो अलायंस में क्या बचा है। चैंपियन ने अपना सिर पीछे झुकाने और अपने चेहरे पर एक और औषधि डालने से पहले आह भरी। आंख की पुतली पर सांप का काटना अप्रत्याशित था, लेकिन ये बहुत दर्दनाक है। ठीक होने के बाद भी दर्द अभी भी कम नहीं हो रहा है। उसने शिकायत की। मेरे पास मजबूत उपचार के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको शायद एक पादरी की आवश्यकता होगी। क्या हमें अंदर जाकर उनकी जांच करनी चाहिए? काल ने सुझाव दिया, बस अगर कोई परेशानी पैदा करने की योजना बना रहा था। आप भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मैं जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बेशर्मी से शहर में अपना चेहरा दिखा सकता हूँ, जबकि मेरा गठबंधन अपने घरों को छोड़ने के लिए सामान पैक कर रहा है। अगर उनमें से कोई भी पूछे तो मैं होइरिंगा जा रहा हूँ और मैं वहाँ गठबंधन हाउस में उनका इंतजार करूंगा। काल ने सिर हिलाया और योद्धा चला गया क्योंकि शस्त्रागार का दरवाज़ा खुला और गार्ड सुपरवाइजर ने अपना सिर बाहर निकाला। हम ठीक हैं, ये खत्म हो गया है? उसने झिझकते हुए पूछा। हाँ, ये खत्म हो गया है। डार्कलाइट होस्ट के पक्ष में द्वंद्व युद्ध द्वारा निर्णय, काल ने समझाया। एल्व्स बाहर आए और थोर पर झुंड बनाकर हमला करना शुरू कर दिया, उसके बहुत अधिक सुनहरे तराजू की प्रशंसा करते हुए। रे ने उनके लिए पॉलिशिंग कपड़ों का एक गुच्छा बनाया और एल्व्स ने काम शुरू करते हुए उसे रगड़ते हुए और खुश सेरों पर चढ़ते हुए हंसी उड़ाए। ऐसा लग रहा था कि लत्ता क्षतिग्रस्त नहीं हो रहे थे और बच्चे थोर पर फिसल रहे थे, जिससे काल को लगा कि उसके तराजू फिर से चिकने हो रहे हैं।
क्या आप वाकई उन्हें केवल एक रात के लिए जानते हैं? गार्ड कैप्टन ने पूछा जब वह अपने पद पर वापस जाने के लिए इमारत से बाहर निकला। हाँ, लेकिन उसने उन्हें अब 2 बार सुरक्षित रखा, डाकुओं के खिलाफ लड़ाई में और लड़ाई के दौरान गार्ड बिल्डिंग की रक्षा करके। ऐसा लगता है कि एल्व्स जानवरों के साथ काफ़ी तालमेल रखते हैं। कैप्टन ने सिर हिलाया। वे एक अजीब समूह हैं, लेकिन एल्व्स अच्छे लोग हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि वे वास्तव में आपके सेरों से जुड़ गए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैंने लंबे समय से बच्चों के एक समूह को इतना खुश देखा है। अब मुझे बताओ, हताहतों की संख्या कितनी थी? हमारे पक्ष में 31 से 11। वे अब पुनरुत्थान अनुष्ठान पर काम कर रहे हैं। काल ने उत्तर दिया। उम्मीद है कि उसे कुछ ऐसा जवाब मिलेगा जो उसे इसका अर्थ समझने में मदद करेगा। ठीक है, यह मानते हुए कि गिल्ड हाउस अभी भी खड़ा है, उन्हें जो भी नया रूप मिला है उसमें वहां दिखाई देना चाहिए। गिल्ड युद्ध एक तरह की बर्बादी है। गिल्ड के शहर से बाहर जाने के बाद जितने कुशल कारीगरों को मजबूर होना पड़ता है, वह वास्तव में अर्थव्यवस्था को बिगाड़ देता है, और विजेता कभी भी उनकी जगह लेने के लिए किसी को नहीं लाते। लेकिन यह वास्तव में आपकी चिंता नहीं है, मुझे लगता है। आप बस गुजर रहे थे जब उन्होंने लड़ाई शुरू की और एक युद्ध चैंपियन की ईंट की दीवार से टकरा गए। हो सकता है कि मैं लड़ाई न देख पाया हो, लेकिन ये बहुत स्पष्ट था कि आपने इसे शुद्ध कौशल से जीता है, न कि कच्ची शक्ति से। काल ने सिर हिलाया। ये सच है, मेरे पास उपलब्ध कौशलों की संख्या औसत योद्धा से कुछ ज्यादा है। साथ ही मेरे पास मजबूत रक्षात्मक कौशल हैं, हालांकि वह निरंतर रक्षक कौशल जो उसने इस्तेमाल किया वह मुश्किल था। बुलवार्क इसे कहते हैं, एक निरंतर ताज़ा रक्षक कौशल जो उसके कवच और ढाल को ढकता है। इसने उसे पिछले चुनौती देने वालों के लिए लगभग अभेद्य बना दिया। आपने उसे आत्मसमर्पण करने के लिए क्या इस्तेमाल किया? काल ने कंधे उचका दिए। वह ज्यादातर नुकसान से प्रतिरक्षित हो सकता था, लेकिन उसका कौशल जहर को रोकने या उसके चेहरे की उचित सुरक्षा नहीं कर सका। वह जहर दिए जाने के दर्द से बच गया। किशोरों का एक छोटा समूह गेट के पास आया और काल ने विनम्रता से सिर हिलाया जबकि वे उसे घूर रहे थे। आपका चैंपियन होइरिंगा में गिल्ड हाउस जा रहा था, उसने उन्हें सूचित किया। वह जीवित है? समूह का नेतृत्व करने वाली युवती ने स्पष्ट रूप से चौंकते हुए पूछा। काल ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने उसे द्वंद्व समाप्त करने के लिए मजबूर किया, इसलिए उसे मारने की कोई ज़रूरत नहीं थी। पुनर्जीवित सदस्यों को यहाँ भी गिल्ड हाउस में दिखाई देना चाहिए, यदि आप एक समूह के रूप में छोड़ना चाहते हैं। वे भ्रमित दिखे। आपने अभी तक गिल्ड हाउस का दावा नहीं किया है। काल ने अपनी दृष्टि के कोने में संदेशों को देखा, ये सोचकर कि क्या उसे कुछ करना चाहिए था। चुनौती सफल। पुरस्कार दिया गया। डार्कलाइट होस्ट एलायंस के लिए सिटी का दावा करें। हाँ नहीं, गिल्ड हाउस में 11 सदस्य पुनर्जीवित हुए। सिटी 24 घंटे में अपने आप स्वामित्व हस्तांतरित कर देगी। काल ने अपना सिर हिलाया। प्रक्रिया समाप्त होने में 24 घंटे हैं, इसलिए मैं उन्हें पुनर्जीवित होने देता हूँ। वे अपना सामान इकट्ठा कर सकते हैं और शांति से जा सकते हैं। मैं गार्ड फोर्स को डार्कलाइट होस्ट फोर्स को सूचित करने के लिए कहूँगा कि वे उन्हें बिना किसी परेशानी के जाने दें। गार्ड सुपरवाइजर ने एक पल के लिए किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आंखें खाली हो गईं क्योंकि उसने काल को अपनी स्थिति स्क्रीन पर अधिक ध्यान दिया। हो गया, वे उन्हें किसी भी तरह जाने दे रहे थे। छोटा समूह गेट पर इंतजार कर रहा था, थोर द्वारा की जा रही खुशी भरी आवाज़ों पर हंसने से बचने की कोशिश कर रहा था, जबकि छोटे छोटे एल्व्स की एक सेना गार्ड द्वारा उपलब्ध कराए गए सुगंधित तेलों से उसके तराजू को चमका रही थी। वे स्पष्ट रूप से जानना चाहते थे कि क्या हो रहा था, लेकिन काल उन्हें सूचित करने के लिए परेशान नहीं हो सकता था, और गार्ड शहर से भागे हुए नागरिकों को ये बताने के लिए बाहरी इलाकों में जाने में बहुत व्यस्त थे कि गिल्ड युद्ध चैंपियन चैलेंज द्वारा जीता गया था और शहर बरकरार था। ये सभी के लिए चौंकाने वाला हिस्सा लग रहा था। गिल्ड युद्ध लगभग बिना किसी संपत्ति के नुकसान के समाप्त हो गया था। भले ही कोई चुनौती थी, इस स्तर पर यह सामान्य था कि कम से कम कुछ शहर ब्लॉक चूक गए हमलों से समतल हो जाएंगे। काल ये देख सकता था। अगर थोर ने भूकंप का इस्तेमाल किया होता या राय ने दुश्मन पर पत्थर फेंके होते, तो वे चकमा दिए गए या विक्षेपित हमलों से आसपास के क्षेत्र में सब कुछ नष्ट कर देते। अध्याय 436 डार्कलाइट हाउस। काल ने शहर में अराजकता के शांत होने का इंतजार करते हुए अपना रॉयल रैंक सूट पहना और फिर थोर की ओर मुड़ा। अच्छा दोस्त, मुझे लगता है कि तुमने एक पल के लिए मालिश और स्केल पॉलिश का भरपूर आनंद लिया है। क्यों न हम छोटे बच्चों को किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाएं जो उनकी देखभाल कर सके और उन्हें घर पहुंचा सके। उसने सेरो को सूचित किया। गार्ड ने हंसते हुए छोटे बच्चों को थोर की पीठ से नीचे उतरने में मदद की, क्योंकि उसने पहले ही अपने हॉर्नेस को अपने स्थान पर स्टोरेज में रख दिया था ताकि वे नीचे के स्केल तक पहुंच सकें। जब थोर हॉक के निर्देशों का पालन करते हुए डार्कलाइट होस्ट गिल्ड हॉल में जाने के लिए तैयार हुआ, तब एल्विस शहर के गार्ड के चारों ओर इकट्ठा हो गए। ये शहर के बीच में वाणिज्यिक जिले के किनारे पर एक बड़ी इमारत थी और बाहर से देखने पर यह होटल की तरह ही बनी हुई थी।
यह एक धीमी गति से चलने वाली जगह थी, क्योंकि छोटे बच्चे खुद चलने पर जोर दे रहे थे और गार्ड द्वारा उठाए जाने पर नहीं। लेकिन जुलूस ने वहां से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला दी, क्योंकि महीनों की कैद के बाद फिर से सभ्यता को देखने की एल्व्स की उत्सुकता ने गार्डों को जो कुछ भी देखा था उसे समझाने पर मजबूर कर दिया। और यहाँ हम डार्कलाइट होस्ट गिल्ड हॉल में हैं। यह आपकी मंजिल है और थोड़ी किस्मत के साथ आपको अंदर कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो आपको अपने परिवार से फिर से मिलाने में मदद कर सकता है, गार्ड कैप्टन ने उन्हें बताया। काल को यह असंभव लग रहा था जब तक कि उनके गंतव्य पर उनका परिवार न हो, क्योंकि वे जिनके साथ यात्रा कर रहे थे उन्हें पहले ही किसी दूसरे देश में बेच दिया गया था। काल ने समूह को मैदान में ले जाया और गार्ड अपने कर्तव्यों पर लौट आए, जबकि एक नौकरानी पोशाक में एक छोटी लड़की ने दरवाजे पर उनका स्वागत किया। नमस्ते सर, मैं आज आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हमारे अधिकांश अधिकारी आज नहीं हैं, लेकिन हम एलायंस के सदस्यों के लिए कमरे की व्यवस्था कर सकते हैं, उसने उन्हें बताया। मेरे साथ बचाए गए शरणार्थियों का एक समूह है और उन्हें ग्लेड गांव में भेजने की जरूरत है, लेकिन मेरे पास उन्हें खुद ले जाने का समय नहीं है, काल ने जवाब दिया। ओह, परिवहन व्यवस्था, ठीक है, मैं देखूंगा कि कोई अंदर है या नहीं। शायद वे युद्ध की घोषणा के बाद वापस आ जाएं, काल ने हंसते हुए कहा। युद्ध खत्म हो गया है, इसे द्वंद्व युद्ध से सुलझाया गया। क्या आपके यहाँ कोई पोर्टल जादूगर तैनात है? नौकरानी ने खुशी से सिर हिलाया। जब तक वे लड़ाई में घायल नहीं हुए, हमारे पास पेरोल पर एक पोर्टल जादूगर है। ये महंगा हो सकता है क्योंकि ग्लैड का एल्वेन गांव दूसरे एडवांसमेंट क्षेत्र में है और बहुत दूर है, लेकिन ये हमारे उपलब्ध गंतव्यों में से एक है। उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और बच्चों की ओर देखते हुए उसे ऊपर उठाया। अच्छा, मैं ही हूँ। ये वास्तव में वे ही हैं। उनकी सुरक्षित वापसी के लिए काफ़ी इनाम रखा गया है, तुम्हें पता है, उसने समझाया। ठीक है, जब तक उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाना शामिल है, मुझे मदद करके खुशी होगी, काल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जबकि बच्चे चुपचाप बैठे थे, नए लोगों को देख रहे थे। इनाम लेने के लिए आपको उन्हें सीधे घर ले जाना होगा, क्योंकि यह गिल्ड द्वारा निर्धारित नहीं किया गया था, हमें केवल एक प्रति मिली थी। हालांकि एक और ज़रूरी मामला है, क्या आपको युद्ध समाप्ति की सूचना मिली? हम नहीं बता सकते कि अभी शहर पर किसका नियंत्रण है, यह अभी भी अधर में है, काल ने सिर हिलाया। मेरे पास है, मैं उनके गिल्ड हाउस में उनके पुनर्जीवित होने का इंतजार कर रहा था ताकि वे एक समूह में जा सकें, और फिर मैं डार्कलाइट होस्ट के लिए इसे सत्यापित करने जा रहा था। जादूगर ने सिर हिलाया। यह आपकी दयालुता है। बहुत से लोग उन्हें अपने गिल्ड हाउस में वापस आने देने के बजाय किसी यादृच्छिक चर्च या गिल्ड साइट पर फिर से जन्म लेने के लिए मजबूर करते। वे सभी अब शहर से बाहर जा रहे हैं और गिल्ड हाउस मूल रूप से खाली है, इसलिए आप स्पष्ट विवेक के साथ प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। डार्कलाइट होस्ट एलायंस के लिए बुंगा के नियंत्रण की पुष्टि करें। हाँ, नहीं, नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया गया। विरोधी गिल्ड के पास शहर की सीमा छोड़ने के लिए 90 मिनट हैं। पुरस्कार दिया गया। समूह ने सामूहिक राहत की सांस ली। हमें चिंता थी कि इसने किसी ऐसे व्यक्ति को नोटिस दिया होगा जो पुनर्जीवित हो गया था और सक्रिय वर्ग के साथ वापस नहीं आया। वे इसे सक्रिय नहीं कर पाएंगे और फिर एक पूरे दिन के बाद ये समय समाप्त हो जाएगा, जिससे पूरा शहर अराजकता में पड़ जाएगा, क्योंकि सिस्टम कर, शुल्क और शुल्क एकत्र करता है, साथ ही शहर के कर्मचारियों को वेतन भी देता है। अगर आपको पहले से ही यह पता नहीं था। मैंने सुना है कि हर क्षेत्र ऐसा नहीं करता है और उनमें से कुछ केंद्रीय रूप से नियंत्रित होते हैं और स्थानीय गिल्ड के नियंत्रण में नहीं होते हैं। काल ने अपनी सीमित लेकिन कार्यात्मक समझ के स्तर को इंगित करने के लिए सिर हिलाया। पूरी तरह से सक्रिय सिस्टम अद्भुत चीजें कर सकता है, और ये थोड़ा शर्म की बात है कि घर पर ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं थी। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी समस्याओं को दरकिनार किया जा सकता था। ठीक है, यह अब गिल्ड के नियंत्रण में है, इसलिए चीज़ें सामान्य हो सकती हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या तुम नाथन हो? पोर्टल मैच के साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, है ना? मैज ने अपने पीछे घर के दूसरे छोर की ओर इशारा किया। वह यहाँ है, लेकिन वह थोड़ा बूढ़ा है और आज इतनी भागदौड़ के बाद उसे आराम और नाश्ते की ज़रूरत थी। अध्याय 437 शहर प्रबंधन। अगले कुछ मिनटों के लिए घर में सब कुछ अस्त व्यस्त था, क्योंकि डार्कलाइट होस्ट की स्थानीय शाखा ने अपनी पसंद के अनुसार चीज़ों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया था और सभी संबंधित शहर के कर्मचारियों और अधिकारियों को संदेश भेजे थे। काल बच्चों के साथ ज़्यादातर भूला हुआ बैठा था, इसलिए उसने सिस्टम स्टेटस स्क्रीन से प्राप्त इनाम संदेश की जांच करने के लिए एक पल लिया। पुरस्कार प्राप्त, जोड़ 2 इन्वेंट्री स्लॉट। काल को लगा कि वह संदेश थोड़ा अजीब था। उसके पास इन्वेंट्री नहीं थी, सिवाय एक स्टोरेज बैग के जो किसी अन्य उपकरण की तरह बंधा हुआ था। लेकिन अब ये सच नहीं था। उसके पास स्टोरेज स्पेस थे, 2 खाली और एक जिसमें उसका स्टोरेज बैग था। उसके दिमाग में वे चेस्ट के रूप में दिखाई दिए, जो बैकपैक से बड़े नहीं थे, लेकिन इससे उसके पास सामान रखने के लिए उपलब्ध जगह 3 गुना हो गई।
अब उसे कुछ रखने के लिए जानवरों के स्थान पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा या उसके एक स्टोरेज बैग के अंदर सीमित जगह पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। वह संदूकों में ढेर सारी चीज़ें रख सकता था और जब तक उसे ज़रूरत न हो तब तक उसे वहीं रख सकता था। पहली चीज़ जो उसे इकट्ठा करनी थी वह था पके हुए सामान के अलावा खाना। पादरी के बिना यात्रा करना एक बहुत बड़ी परेशानी थी और ऐसा अनुभव नहीं था जिसे वह किसी को भी सुझाए। आखिरकार डाकलाइट होस्ट के सदस्यों ने लड़ाई के बाद अपना काम पूरा कर लिया और द्वंद्वयुद्ध देखने वाले गार्डों की रिपोर्ट आने लगी। युवा जादूगर ने काल को प्रशंसा भरी नज़र से देखा, फिर रसोई में अपने स्थान से नाथन को आगे बुलाया। ठीक है, हम समझते हैं कि आपको इन युवाओं को उनके परिवारों को वापस लौटाने के लिए एक खोज पूरी करनी है। इसलिए मैं आपके लिए पोर्टल खोलूंगा और आप स्थानीय मेयर से मिल सकते हैं जो मेरे मित्र हैं। वह ये सुनिश्चित करेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, बुजुर्ग व्यक्ति ने समझाया। काल हाथ मिलाने के लिए खड़ा हुआ और जादूगर ने उसे अजीब नज़र से देखा। अगर तुमने यह नहीं कहा होता कि तुम यहाँ से नहीं हो तो मुझे लगता कि तुम्हारे फैशन सेंस में कुछ गंभीर गड़बड़ है। उसने सिर हिलाते हुए आह भरी। काल हंसा और अपने रॉयल रैंक बेस्टियल रेमेंट कौशल कवच में वापस आ गया। बेहतर, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। अब ऐसा नहीं लगता कि आप एक नेचर प्रीस्ट को नोबल लॉर्ड कॉस्प्ले बनाने देते हुए मतिभ्रम ले रहे थे। उसके मन में सभी जानवर हंस पड़े। ये सूट वास्तव में गोल्डन ड्रैगन नेशन के लिए काफ़ी सामान्य था, जिसका इस्तेमाल व्यापारिक बैठकों से लेकर राजनीति और समाचार साक्षात्कारों तक हर चीज़ के लिए किया जाता था। कुछ युवा सदस्य काल को प्रशंसा में या अधिक सही ढंग से कहें तो उसके टैबर्ड को घूर रहे थे। वाह, एक सोने की छंटनी वाला टैबर्ड लटकन के साथ। आपने कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं? युवा स्टाफ सदस्यों में से एक ने पूछा। काल ने कंधे उचकाए। ठीक है, मैंने अभी तक एक भी नहीं खोया है, लेकिन ज़्यादातर मुझे लगता है कि मेरे पास वर्ल्ड ड्रैगन को खुश करने का हुनर है। इससे कमरे में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। मेरे पास वर्ल्ड ड्रैगन को खुश करने का हुनर है, वह कहता है। पोर्टल जादूगर नाथन हंसा। कमरे में सन्नाटा छा गया जब एक और आदमी अंदर आया जो काल की तरह रॉयल रैंक का था। वह शर्टलेस था और जख्मों से भरा हुआ था, जो कुछ हद तक आश्चर्यजनक था क्योंकि इस दुनिया में स्पष्ट रूप से मरहम लगाने वाले और पादरी थे, लेकिन उसकी आंखें काल को जानी पहचानी थीं। उनमें युद्ध के अनुभवी व्यक्ति की वही शिकारी नज़र थी जिसे काल हिल जायंट मोर्चे पर कुलीनों के चेहरों पर देखने का आदी हो गया था। उसकी कमर के चारों ओर एक डाकलाइट होस्ट सैश था जो काल के टैबर्ड जैसा दिखता था, केवल ट्रिम और टेसल चांदी के थे। द्वंद्वयुद्ध के साथ अच्छा काम किया चैंपियन। मुझे आश्चर्य है कि आपने उसे जीवित रहने दिया, लेकिन शायद यही वह परंपरा है जहां से आप आते हैं। मैं ऑर्थोस हूँ, इस टुकड़ी का नेता। मुझे बताओ, तुम कहाँ से आए हो? विटन मंदिर से बहुत दूर एक विसंगति थी, एक बादल जिसे कोई भी इंद्रियां नहीं देख सकती थीं। मैं उससे गुजरा और यहाँ आ गया, काल ने समझाया। ग्रेट सेंट्रल डेजर्ट में विटन मंदिर? उसने स्पष्ट रूप से भ्रमित होकर पूछा। यह अब रेगिस्तान नहीं था, लेकिन हजारों साल पहले यह वह क्षेत्र था जिसे अब चिप्टनरित झील कहा जाता था। मोर्गाना ने इतिहास की कक्षा में इस बारे में बताया था और काल अब खुश था कि उसने ध्यान दिया था। हाँ, यही है, महाद्वीप के दक्षिण की ओर, लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर केंद्रित एक बड़ी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। काल ने सहमति जताई। हाँ, यह विटन मंदिर है। आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, ऑर्थोस ने घोषणा की। ठीक है, एक बार जब मैं इन छोटे बच्चों को पहुँचा दूंगा तो मैं घर वापस जाने का रास्ता ढूंढने का इरादा रखता हूँ। मुझे नहीं लगता कि आपको ये करना आता है। ऑर्थोस मुस्कुराया। एक बार जब आप अपनी खोज पूरी कर लेंगे तो आपको एल्वेस द्वारा आसानी से अपने ग्रह महाद्वीप में वापस भेज दिया जाएगा। स्थान और आप यहाँ कैसे पहुँचे, इसका विवरण जब आप उन्हें एक साथ रखते हैं तो समझ में आता है। अगर तुम मुझे एक पल दो तो मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि तुम बिना कुछ बड़ा किए सुरक्षित घर वापस आ जाओ। अब वह सिर्फ रहस्यपूर्ण होने के लिए रहस्यपूर्ण हो रहा था, लेकिन अगर वह वाकई काल को घर भेज सकता था तो ईमानदारी से यह मायने नहीं रखता था कि क्यों और कैसे का विवरण संतोषजनक था। ऑर्थोस ने नाथन की ओर इशारा किया, जिसने एक पोर्टल खोला जो एक पेड़ के घर जैसा दिख रहा था, जिसकी दीवारें छाल से ढकी हुई थीं। वहां तुम जाओ, ग्लेट में मेयर का कार्यालय। शुभकामनाएं, ऑर्थोस ने उसे मुस्कुराते हुए सूचित किया। काल खड़ा हुआ और उसका हाथ हिलाया, फिर अपने छोटे से आरोप को इकट्ठा किया। ठीक है, चलो चलते हैं। वहां लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। वह पोर्टल के दूसरी तरफ किसी के इधर उधर घूमने की आवाज़ सुन सकता था, फिर आश्चर्य में चिल्लाता हुआ जैसे ही बच्चे मेयर के कार्यालय में जाने लगे। एलिजा, कैसे? आवाज़ पूछ रही थी। लगता है कि यह मेरा संकेत है। सहायता के लिए आप सभी का धन्यवाद। नक्शे में बताया गया था कि यह बहुत लंबी पैदल यात्रा थी। काल बच्चों से मिलने के लिए पोर्टल से गुजरा और नाथन ने उसे पीछे से बंद कर दिया। डाकलाइट होस्ट, क्या आपने बच्चों को बचाया? क्या आप उस टीम के साथ थे जो उनके माता पिता के पीछे गई थी? मेयर ने काल के आते ही पूछा।
काल ने अपना सिर हिलाया। मेरे बच्चों को खोजने से पहले ही वे अलग हो गए थे। मुझे नहीं पता कि माता पिता अब कहाँ हैं। मैं बुंगा से छोटे बच्चों को लाया था और मुझे लगता है कि वे आखिरी बार सेनाओं में एक साथ थे। छोटे आदमी ने गंभीरता से सिर हिलाया, ये समझते हुए कि काल का क्या मतलब था। वह इस जगह की कम स्वादिष्ट प्रथाओं से अच्छी तरह वाकिफ था और वह जानता था कि सेनाओं एक गुलाम बाजार था। क्या आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक हम उनके बाकी परिवारों से संपर्क नहीं कर लेते? मुझे यकीन है कि वे सभी आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। मेयर ने पूछा। बेशक, ऐसा नहीं है कि मुझे कहीं जाने की जल्दी है। बच्चे काल के इस सहज उत्तर पर हंस पड़े। जब वह उन्हें मिला तो वह बुंगा की सड़क पर खो गया था, और अब वह वास्तव में खो गया था, उत्तर पूर्व में 1000 किलोमीटर से अधिक दूर, और वह इस महाद्वीप से भी नहीं था। युवा एल्वेस को पता नहीं था कि विटन कहाँ है, लेकिन बुंगा के लोगों ने ऐसा लग रहा था कि वह कहीं दूर दूर तक नहीं है। जब मेयर अपनी बालकनी में बाहर आया और नाम पुकारने लगा तो काल ने हंसने की इच्छा को दबा लिया। कोई जादू नहीं, कोई फैंसी डिवाइस नहीं, बस पूरे शहर में लोगों को अपने पास आने के लिए चिल्ला रहा था। इससे काल को आश्चर्य हुआ कि ग्लैड कितना छोटा था, लेकिन उसके संवेदनशील कानों ने लोगों को पुकारते हुए सुना, इसलिए यह इतना छोटा नहीं था कि पूरे शहर में चिल्लाहट सुनाई दे। उन्हें 1 या 2 मिनट दें और वे यहाँ होंगे। अध्याय 438 एल्वेस का पुनर्मिलन। मेयर बालकनी में ही रहा क्योंकि बहुत से लोगों को उसके कार्यालय की ओर दौड़ते हुए सुना जा सकता था। विशेष रूप से चिंतित नहीं था क्योंकि उन्हें कोई आपात स्थिति महसूस नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही पहली महिला दरवाजे पर आए और बच्चों को देखा, चीखना चिल्लाना और खुशी के आंसू बहने लगे। लीवर्ड कोम नू हियर बिन्नन डे किंडरन जिजन गिवोंडेन एंगेरेड। वह दरवाजे से बाहर चिल्लाए। काल केवल यह मान सकता था कि यह एल्विश भाषा थी क्योंकि कुछ सेकंड बाद आने वाला आदमी पहले से ही मुस्कुरा रहा था और रो रहा था, और उसने एक लड़के को उठाकर उसे गोल गोल घुमाया। इससे बाहर हलचल मच गई क्योंकि हर कोई घरों और इमारतों से बाहर निकलकर ये देखने के लिए दौड़ पड़ा कि क्या हो रहा है, या दिन की सबसे नई हाईलाइट को देखने के लिए मेयर के कार्यालय की ओर भागा। जब आप छोटे शहर में रहते थे तो नया और रोमांचक होना दुर्लभ था, इसलिए काल को आश्चर्य नहीं हुआ कि वे सभी शामिल होना चाहते थे और दूसरे हाथ से नहीं जानना चाहते थे। और भी एल्वेस कार्यालय में इकट्ठा होने लगे, बच्चों के पास जाने की जल्दी में। काल मेयर के साथ बालकनी में चले गए जबकि कई आंसू भरे पारिवारिक पुनर्मिलन हो रहे थे, और बस कुछ देर के लिए चुपचाप देखते रहे। आखिरकार मेयर ने उससे फुसफुसाकर कहा, हमारे साथ व्यापार करने वाले व्यापारी समूहों में से एक ने दासों के कारवां को देखा और स्थानीय लोगों को पहचान लिया, इसलिए उसने उन्हें वापस पाने के लिए एक भाड़े के समूह को पैसे दिए। लेकिन बच्चे उनके साथ नहीं थे और हमें डर था कि वे पहले ही खो चुके होंगे। कई महीने हो गए हैं उन्हें बेचने, और उन्हें इतनी दूर भेजने के लिए पर्याप्त समय से ज़्यादा समय है कि हम उन्हें कभी नहीं पाएंगे। मैं पहले कुछ नहीं कहना चाहता था, कहीं तुम उन्हें फिरौती में वापस लेने की कोशिश न कर रहे हो, लेकिन मुझे पता होना चाहिए था कि एक युद्ध चैंपियन अपने गिल्ड सदस्यों के साथ ऐसा नहीं करेगा। काल ने सिर हिलाया। बच्चों के अनुसार वे उन्हें बेहतर कीमत पर वेस्ट कोस्ट ले जा रहे थे। वे बस अपने संपर्क के बंदरगाह पर आने और यात्रियों को लूटने का इंतजार कर रहे थे जब मैं उनके घात में आया और उन्हें मार डाला। क्या तुम दासों के पूरे समूह को पकड़ पाए? मेयर ने उम्मीद से पूछा। शायद नहीं, मुझे वे सभी मिल गए जो उस शिविर में थे, और वे सभी जो अगले शहर की ओर घात लगाए बैठे थे, लेकिन फिर एक पोर्टल जादूगर हमें यहाँ ले आया। बंदरगाह शहर में संभवतः उनमें से और भी लोग अपने संपर्क की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो घात में नहीं थे जहाँ वे डाकुओं के रूप में काम कर रहे थे। काल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जो पुनर्मिलन को बाधित नहीं करेगा। मेयर थका हुआ, तनाव से थका हुआ, लेकिन आशावान लग रहा था। ठीक है, कम से कम आपको सभी बच्चे वापस मिल गए। कोई भी माता पिता यह महसूस करते हुए रोते हुए नहीं होगा कि उनका बच्चा वापस आने वालों में से नहीं है। उसने आह भरी। मिशन पूरा हुआ। पुरस्कार की गणना काल के दर्शन में दिखाई दिया। ठीक है, ऐसा लगता है कि मेरा काम यहाँ पूरा हो गया है। वे सभी अपने परिवारों के पास घर जा सकते हैं जिन्हें वे फिर से देखने की उम्मीद नहीं कर रहे थे, खासकर जब वयस्कों को उनकी यात्रा के दौरान बेच दिया गया था। हमें आपको उचित रूप से पुरस्कृत करना चाहिए। आपके पास किस तरह की कक्षा है? मैं उस लाल रंग को नहीं पहचानता, मेयर ने पूछा। ये दूसरी बार था जब किसी ने ऐसा कहा था। मेरा वर्ग बीस्ट मास्टर है। मैं अपने बंधे हुए राक्षसों की शक्ति बढ़ाने में मदद करके अपनी शक्ति बढ़ाता हूँ, काल ने समझाया। मेयर कुछ सेकंड के लिए थोड़ा भ्रमित दिखे, फिर उनकी आंखें समझ में आ गईं। ओह, आप राक्षसों से ऐसे कौशल प्राप्त कर सकते हैं जो कौशल वृक्ष का हिस्सा नहीं हैं। यह एक अद्भुत वर्ग है। यदि आप एक और चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। जंगल में अद्वितीय कौशल वाले कई दुर्लभ राक्षस हैं। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि वे कितने शक्तिशाली हैं, या क्या कौशल आपके स्तर के अनुकूल है? उसने पूछा। जानवर मेरे साथ लड़ते हैं, इसलिए उनकी क्षमताएं मायने रखती हैं।
यदि वे बढ़ते नहीं रह सकते तो वे युद्ध में बाहर आने से प्रतिबंधित हो जाएंगे। तो एक रेंजर की तरह आपके पास सीमित संख्या में विकल्प हैं और आपको उनके साथ जाने के लिए अच्छा विकल्प चुनना होगा क्योंकि आप स्तर ऊपर करते हैं। ये समझ में आता है। अभी भी उपयुक्त विकल्प हैं। उदाहरण के लिए ब्लिंक कैट्स। वे घर के जानवर होने के लिए काफ़ी शांत हैं, लेकिन अगर उन्हें पर्याप्त समय दिया जाए तो वे दूसरे एडवांसमेंट तक पहुंच सकते हैं और टेलीपोर्ट करने की उनकी क्षमता उन्हें एक घातक शिकारी बनाती है। या विस्प। वे दिखने में बहुत अच्छे नहीं लगते या वास्तव में बहुत कुछ नहीं करते, लेकिन अगर आप उनमें से किसी को अपने साथ जोड़ सकते हैं तो जादुई क्षति को बढ़ाने की उनकी क्षमता अन्य प्रजातियों की तुलना में कहीं ज़्यादा है। कई एल्वेन रेंजर्स अपने तीरंदाजी मंत्रों और आंदोलन क्षमताओं को अतिरिक्त क्षति पहुंचाने के लिए विस्प को जोड़ना पसंद करते हैं। काल को यह भी यकीन नहीं था कि विस्प को उसके लिए पालतू जानवर माना जाएगा, लेकिन वह देख सकता था कि एल्व्स उन्हें बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ के जंगलों में राक्षस हैं जो पहले से ही दूसरे एडवांसमेंट में हैं। काल ने विस्प की पेचीदगियों पर विचार करने के बजाय पूछा। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे सावधान रहना चाहिए। मूर बिल्लियाँ दूसरी उन्नति हैं, और यदि आप वास्तव में बदकिस्मत हैं तो मूरकैट मैट्रियार्क एक विकसित संस्करण है जो टोटेम स्टेटस या यहाँ तक कि मिथिक रैंक तीसरी उन्नति तक पहुँच सकते हैं। आप एक मिथिक जानवर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहेंगे, चाहे वे कितने भी प्यारे क्यों न हों। वे आपके द्वारा अपेक्षित नुकसान का 10वां हिस्सा लेते हैं और वे दिखने से कहीं ज़्यादा मजबूत होते हैं। काल हंसा। ठीक है, जब वे मुझसे बहुत आगे हैं तो मुझे नहीं लगता कि नुकसान में कमी मेरी सबसे बड़ी चिंता होगी। मैं शायद किसी भी तरह से उनकी बुनियादी सुरक्षा को नहीं तोड़ सकता था। मेयर ने बस कंधे उचका दिए। मैंने सोचा कि मैं आपको चेतावनी दे दूं क्योंकि मूर बिल्लियाँ 4 मीटर लंबी होती हैं, मूरकैट मैट्रियार्क केवल 1.5 मीटर लंबी होती है और प्रकृति पुजारियों को अक्सर उनके साथ समस्याएं होती हैं क्योंकि वे भूल जाते हैं कि दोस्त के आकार का मतलब हमेशा दोस्त नहीं होता है। काल ने सहमति जताई। एल्फ ने हल्की हंसी उड़ाई। तो आपको उनके साथ कुछ अनुभव है। वे एल्वेन भूमि के बाहर इतने आम नहीं हैं, इसलिए अधिकांश मनुष्य कभी भी ग्रीन ड्रैगन के अनुयायी से नहीं मिले हैं। काल मुस्कुराया। वे चूक रहे हैं। न केवल ग्रीन ड्रैगन के अनुयायी अद्भुत उपचारक हैं, बल्कि वे लगभग सभी कुशल शेफ हैं। जब बात सड़क पर लंबे महीनों की आती है तो एक शेफ के पास होने से ज़्यादा सुकून देने वाली कोई चीज़ नहीं होती जो अपनी सामग्री खुद बना सकता है, भले ही उन्हें हर दिन एक ही तरह के चावल और बीन से बने खाद्य पदार्थ बनाने का शौक हो। कोई उनकी हंसी में शामिल हो गया और काल ने मुड़कर देखा कि एक युवती उनकी बात खत्म होने का इंतजार कर रही थी। उसके पास पागलपन की एक जानी पहचानी आभा थी, लेकिन संयमित तरीके से, जिसने काल को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि वह प्रकृति के पादरियों में से एक है। जब उसने बोलना शुरू किया तो ये बात लगभग पुख्ता हो गई। ठीक है, हम आपको कृतज्ञता में नए खाद्य पदार्थों से परिचित कराने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि आप पहले से ही हमारी सभी तरकीबें जानते हों। क्या आप किसी भी तरह रात के खाने के लिए रुकेंगे? उसने पूछा। बेशक, मैं कभी भी अच्छे खाने के लिए मना नहीं करती। जब वह कमरे में किसी और को संबोधित करने के लिए मुड़ी तो काल ने उसके सिर के ऊपर लिखी जानकारी देखी। उसका नाम सादे सफ़ेद रंग में था, लेकिन उसके नीचे डाकलाइट होस्ट गिल्ड ऑफिसर शब्द थे। अध्याय 439 संबंधित पक्ष। अब जब वह ध्यान दे रहा था तो काल ने देखा कि भीड़ में बहुत सारे डाकलाइट होस्ट सदस्य थे। तो क्या डाकलाइट होस्ट इस गांव को नियंत्रित करता है? काल ने मेयर से पूछा जब बच्चों के माता पिता और रिश्तेदार एक भव्य रात्रिभोज समारोह की योजना बनाने लगे। बिल्कुल नहीं, हम इतने बड़े नहीं हैं कि शहरों की तरह नियंत्रण पत्थर रख सकें, लेकिन वे इस क्षेत्र में एकमात्र गिल्ड हैं। आउटरीच वर्कर हर जगह हैं और यह स्थान जादुई जानवरों का शिकार करने वाले यात्रियों के लिए सड़क के किनारे एक रात के विश्राम स्थल के रूप में शुरू हुआ था जहां वे रात को अच्छी नींद लेते थे। स्वाभाविक रूप से जैसे ही एल्व्स ने इसके बारे में सुना, उन्होंने इसे अपने कब्जे में ले लिया और अब यह एक वेपॉइंट से ज़्यादा एक एल्वेन गांव है। काल ने सिर हिलाया। मुझे लगता है कि जंगल के बीच में ग्रामीण स्थान के साथ यह समझ में आता है। फिर भी ये जगह बहुत प्रभावशाली है क्योंकि यह इतने लंबे समय तक घने जंगल में बची हुई है जहां मैं आपके चारों ओर खतरों के स्तर के बारे में सुन रहा हूं। मेयर ने हंसते हुए कहा, हम जानबूझकर गांव में किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखते जो बहुत शक्तिशाली हो। इस तरह हम उन छोटे मोटे खतरों से निपट सकते हैं जो हम पर हमला करते हैं, लेकिन हमारी मौजूदगी से ताकतवर राक्षसों के इलाके को कोई खतरा नहीं है। अधिकांश क्षेत्रों में वे खतरनाक यात्रियों के कारण सड़कों और गांवों से बचते हैं, लेकिन यहाँ अब हमें बहुत से आगंतुक नहीं मिलते। हमारे उत्तर और पूर्व के राष्ट्र अभी गृहयुद्ध के बीच में हैं और उस स्तर की अराजकता के साथ बहुत कम व्यापार है। अब केवल वे ही लोग वहां प्रवेश करते हैं जिनके पास सैन्य नाकाबंदी चलाने के कौशल और संसाधन हैं, और इसका मतलब है कि वे लोग नहीं जो सड़क पर माल ले जाते हैं। अन्य गांवों के बारे में क्या? काल ने पूछा। पहले एक यात्री गाड़ी के लिए हर दिन एक यात्रा होती थी।
अब वे हमसे 1 और 3 दिन की दूरी पर हैं, उत्तर पूर्व की ओर जा रहे हैं। गृह युद्ध की शुरुआत में सीमा पार थोड़ी सी हुई थी और उन्होंने एक भगोड़े को गांव में ढूंढा और उसे खत्म कर दिया। अब अन्य चौकियां ज्यादातर हमारी तरह ही काम करती हैं, वे सिर्फ जमीन पर रहते हैं। लेकिन अगर हम वाकई हताश हो जाते हैं तो बच्चों को प्रशिक्षित करने वाले अस्तबल में खाने योग्य पौधे हैं। हम कभी कभी उन्हें भोजन इकट्ठा करने के लिए वहां भेज देते हैं। ठीक है, एल्व्स सभी शाकाहारी थे। एक छोटे से हाथ ने मेयर की पैंट की टांग को खींचा और वह मुस्कुराकर नीचे देखने लगा। मॉन्स्टर मैन के पास शानदार बैंगनी कंध हैं, यहाँ तक कि पहले वाले से भी बेहतर। मेयर उलझन में दिखे, इसलिए काल ने एक निकाला जिससे एल्फ हंस पड़ा। ओह, आपके पास एक दुर्लभ ग्रेट वायलेट रूट प्लांट है। इससे पता चलता है कि बच्चे आपको इतना क्यों पसंद करते हैं। इंसानों को उनका स्वाद कैसा लगता है? काल ने कंधे उचकाए, थोड़ा मीठा आलू, रतालू जैसा। मेयर ने सिर हिलाया। हमारे बच्चे आमतौर पर कोई परिष्कृत चीनी नहीं खाते हैं, लेकिन इन जड़ों का इस्तेमाल अक्सर मसालेदार केक बनाने के लिए किया जाता है। वैसे आमतौर पर इतने अच्छे नहीं होते, आम ग्रेड वाले, लेकिन उनका स्वाद एक जैसा होता है। जब काल ने ये कहा तो उसके दिमाग में केवल मसालेदार मसले हुए आलू आए, लेकिन अगर उनके पास इसे केक में बनाने का कोई तरीका होता तो उसे एल्विन कुकबुक पर हाथ डालना पड़ता। लोट्स उसे हमेशा प्यार करेगी अगर वह उसे एक पूरी तरह से शाकाहारी कुकबुक ढूंढ दे जो मसले हुए आलू को केक में बदल सके। दूर लिथियम माइन टाउन में होटल के रेस्तरां में बैठी लोट्स ने चीख दी। ओह, कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है। दाना हंसा। ये हमारा काल है। देवी कहती है कि वह जीवित है और एल्विन बच्चों के साथ खेल रहा है। छोटे प्यारे मनमोहक एल्व्स, लोट्स ने जवाब दिया। ऐसा लग रहा था कि वह बाहर रह जाने के बारे में रोने वाली थी। दाना ने कुछ देर सोचा कि क्या यही कारण था कि देवी ने उसे दर्शन देना उचित समझा। इससे बाकी सभी का मन शांत हो जाएगा ताकि वे अपना काम जारी रख सकें। लेकिन लोट्स को ये जानकर भी पीड़ा होगी कि कहीं न कहीं ऐसे बहुत प्यारे डेमी ह्यूमन भी हैं जिनके साथ उसे खेलने का मौका नहीं मिला। वह पहले से ही रे के बिना खतरे की स्थिति में जा रही थी और जादूगर को चिंता होने लगी थी कि उब चुका पादरी शहर में रहने वाले पृथ्वी के चूहों से दोस्ती करना शुरू कर देगा। ओफेलिया ने लोट्स को टोका। तुमने दर्शन देखा, क्या वह ठीक है? लोट्स ने सिर हिलाया। उसने अपना कवच पहना हुआ था, लेकिन वह घर के अंदर था और छोटे छोटे एल्वे से घिरा हुआ था। मुझे नहीं पता कि वे कहाँ हैं, लेकिन ये यहाँ के आसपास कहीं नहीं है। ये हमारे देश जैसा नहीं लग रहा था, अगर यह समझ में आता है। मुझे लगता है कि वह एक ऐसे इंस्टेंस में है जिसमें से बाहर निकलने के लिए आपको एक खोज पूरी करनी होती है। टेसा ने आह भरी। ये समझा सकता है कि 1 घंटे पहले मेरी शक्ति क्यों भड़क गई। हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन किसी ने रेड ड्रैगन को खुश कर दिया। अगर वह युद्ध से संबंधित मिशन उद्देश्य पूरा कर रहा था तो यह समझा जा सकता है। मॉर्गना ने उनकी बातचीत के नोट्स बनाए, जबकि बॉब मैकेंजी ने युद्ध पादरी पर मुस्कुराया। हमसे बेहतर है वह। मुझे परवाह नहीं है कि हम सभी रॉयल रैंक से नीचे शीर्ष लड़ाकू प्रतिभाओं में से हैं। जब लड़ाई की बात आती है तो मैं मदद नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा महसूस करता हूं कि हम भी टीम हैं। उसकी मुख्य टीम के लिए बैकअप। डग हंसा, फिर एक पल के लिए गंभीर हो गया। क्या आपको लगता है कि हेलीकॉप्टर पर हमला करने वाला ड्रैगन इंस्टेंस से आया था? शायद वह किसी अजीब और शक्तिशाली नए जानवर के साथ वापस आने वाला है। अंडे से आने वाली चीजें उसकी थीम लगती हैं, इसलिए मैं उसे ड्रैगन शावक वापस लाने के लिए मना नहीं करूंगा। ये बदमाशी है, लोट्स ने शिकायत की। वह एक हरे रंग की ड्रैगन पुजारी थी। अगर किसी को बच्चा ड्रैगन मिलना चाहिए तो वह उसे ही मिलना चाहिए। लेकिन अगर काल ड्रैगन वापस लाता है तो वह मकड़ी और ड्रैगन की सवारी कर सकती है। ये भी स्वीकार्य होगा। शायद उसे देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह अच्छी चीजें वापस लाए। डग ने उसे एक संदिग्ध नज़र से देखा, ये जानते हुए कि छोटी पुजारी कुछ अजीब करने वाली थी, लेकिन एक घबराई हुई महिला ने उसका ध्यान आकर्षित किया। माफ़ करना, उच्च पुजारी, क्या आप काल नाम के एक कुलीन व्यक्ति को जानते हैं? उसके साथ जानवर हैं। मुझे लगा कि मैंने आपकी टीम को उसका जिक्र करते सुना है। उसने हिचकिचाते हुए पूछा। डग ने उसे देखकर मुस्कुराया। वास्तव में हम जानते हैं। मैंने सुना है कि वह यहाँ पैदा हुआ था। क्या आप उसे जानते हैं? महिला ने उसे एक पतली मुस्कान दी जो ये बताती थी कि वह उससे ज्यादा घबराई हुई थी जितना वह उसे बताना चाहती थी। मैं जानती हूँ, वास्तव में, बहुत अच्छी तरह से। तुम देखो, मैं उसकी माँ हूँ। डॉग मुस्कुराया। तुमने सुना, दाना, हमें प्रिंस काल की प्यारी माँ मिल गई। दाना हंसी और अपने सामने की मेज पर थपथपाए। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती? मैं उसकी सहपाठी हूँ, साथ ही उसकी टीम की साथी भी। हम एक दूसरे को उस दिन से जानते हैं जब हम अकादमी में आए थे। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। हालांकि मुझे याद है कि उसने तुम्हें हमेशा माँ कहकर बुलाया था।
काल की माँ मुस्कुराई, उसका चेहरा चमड़े जैसा और झुर्रियों वाला था, जो कड़ी मेहनत और मौसम के संपर्क में रहने के कारण समय से पहले ही खत्म हो गया था। तुम मुझे बस माँ कह सकते हो, यहाँ हर कोई यही कहता है, उसने जोर देकर कहा और एक सीट पर बैठ गई। उनके पीछे की मेज पर तंबाकू से पीले दांतों वाला एक बूढ़ा खनिक हंसा। मैरी एलेनोर का संक्षिप्त रूप, लेकिन वह तब से माँ है जब वह लड़की के रूप में मर्केंटाइल स्टोर में काम करने के लिए पर्याप्त बड़ी हो गई थी। काल की माँ ने उसे भगाने का इशारा किया। अपनी कॉफ़ी पियो। मेरे बेटे ने मुझे इस प्यारी युवती के बारे में सब कुछ बताया है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बेटे के घर वापस आने से पहले उससे मिल पाऊंगी। कुछ बुरा नहीं हुआ, है ना? उसे चोट तो नहीं लगी है ना? उन्होंने ओवन के परिवार के लिए कोई पत्र या सफ़ेद लबादा नहीं भेजा। वह स्पष्ट रूप से काल के बारे में काफ़ी परवाह करती थी, और दाना के अपने परिवार के साथ उसका यह अंतर एक दर्दनाक याद थी। जादूगरनी ने धीरे से मुस्कुराया और अपने बालों को अपने चेहरे से हटा लिया। नहीं, वह ठीक है। ग्रीन ड्रैगन ने खुद ही हमें अपडेट देना उचित समझा। वह इस समय सिर्फ एक सोलो मिशन पर है और हमने उसके लौटने तक शहर में इंतजार करने का फैसला किया। अध्याय 440, एक खोज को पूरा करना। काल को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ और उसका दाना इतने अच्छे से मिल रहे हैं, या यहाँ तक कि वे मिल भी चुके हैं। इसके बजाय वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले में व्यस्त था, ये सुनिश्चित करना कि छोटे एल्विन बच्चों का झुंड सुरक्षित घर पहुंच जाए और जो लोग उन्हें लेने आए हैं वे वास्तव में उनके माता पिता हैं। इस तरह के गांव में, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, किसी के द्वारा बच्चों में से किसी एक को चुराने की संभावना बहुत कम थी, लेकिन जोखिम कभी भी शून्य नहीं था, खासकर जब ऐसे लोग होने की संभावना थी जिनके पास ऐसे कौशल थे जो उन्हें अपनी उपस्थिति को छिपाने की अनुमति देते थे। अनुनय और चालाकी के लिए इस तरह के कौशल के स्पष्ट लाभ स्पष्ट थे, और वह बच्चों में से किसी एक को गलत व्यक्ति को देकर अंतिम समय में चीज़ों को गड़बड़ नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने इंतजार किया और देखा कि कैसे एल्वेंस ने मेयर के कार्यालय के नीचे जंगल में एक दावत की व्यवस्था की, और शहर के सभी लोग बच्चों का स्वागत करने के लिए इकट्ठा होने लगे। यह एक मार्मिक दृश्य था। यह इस बात का प्रमाण था कि यहाँ के लोग वास्तव में अपने बच्चों की परवाह करते हैं, भले ही उन्होंने अपने लिए बहुत शक्ति अर्जित कर ली हो। घर पर राजनेता अपने बच्चों को पालने के लिए नैनी को सौंपने के लिए अधिक जाने जाते थे, इसलिए वे शायद ही कभी एक दूसरे से मिलते थे जब तक कि यह किसी सामाजिक कार्यक्रम के लिए न हो। लेकिन यहाँ बच्चे हर चीज़ का हिस्सा थे और हर आयु वर्ग के एल्वेस मौजूद थे, मुश्किल से चलने वाले से लेकर जो अब मुश्किल से चल पाते हैं तक। सर, अगर आप नीचे आना चाहें तो खाना तैयार है। मुझे पता है कि आपके लोग सभी सब्जी खाने के बारे में कैसा महसूस करते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि यह अच्छा होगा। मेयर ने जोर दिया। मुझे इस बारे में कोई संदेह नहीं है। अगर मुझे मांस चाहिए तो मैं इसे खुद पका सकता हूँ। जानवरों के पास भरपूर आपूर्ति संग्रहित है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं अपने घर पर अपने ग्रीन ड्रैगन पादरी साथियों की भोजन निर्माण क्षमताओं से काफ़ी परिचित हो गया हूँ, काल ने समझाया। चावल और बीन्स, बच्चों में से एक ने चिल्लाया, इससे पहले कि बाकी बच्चे हंसने लगे। बिल्कुल, लेकिन उसके पास उन्नत मंत्र भी हैं, इसलिए वह अपने जादू से अन्य प्रकार के खाद्य उत्पाद बना सकती है। इससे हमें कई तरह के विकल्प मिलते हैं और हमें स्वाद की कभी कमी नहीं होती। सभी कल्पित बौने उन उत्तरों से प्रसन्न लग रहे थे और उन्होंने बच्चों की वापसी का जश्न मनाने के लिए एक वास्तविक दावत तैयार की थी। कुछ अभी भी शोक के कपड़े पहने हुए थे जिन्हें वे फिर से मिलने पर जल्दी से बदल रहे थे। उन्होंने इसे उसी तरह किया जैसे काल ने किया था, बस उनके बंधे हुए आइटम से स्वैप के साथ, इसलिए यह प्रणाली यहाँ एक बहुत ही सामान्य चीज़ रही होगी, न कि गोल्डन ड्रैगन राष्ट्र में अभिजात वर्ग के साथ अनन्य युद्ध कौशल वाले इतने सारे लोगों की उपस्थिति एक अच्छी तरह से संरक्षित गांव बनाती है, भले ही उनके पास केवल निचले रैंक उपलब्ध हों। काल अच्छी तरह से जानता था कि एक युद्ध पादरी जो समूह को बफ कर सकता है जब राक्षस हमला करते हैं तो दर्जनों सैनिकों के बराबर होता है, और कल्पित बौने के साथ कुछ और पादरी थे, हालांकि वे सभी ड्रैगन की नहीं बल्कि एल्वेन देवताओं की पूजा करते दिखाई दिए। ऐसा नहीं है कि काल के लिए इससे कोई खास फर्क पड़ा। एल्वेन देवताओं का स्वभाव सौम्य था, क्योंकि गांव में सभी पादरी माता पिता की तरह व्यवहार करते थे। उनके पास शहर की सीमा में कई पालतू जानवर भी थे, जिनमें एक छोटी सी ब्लिंक बिल्ली भी शामिल थी, जो काल में उसी क्षण से गहरी दिलचस्पी लेती थी जब उनकी नज़रें मिलती थीं। ब्लिंक कैट का वह संस्करण जिससे काल परिचित था शक्तिशाली नहीं था, इसलिए यह बहुत ज़्यादा लड़ाकू पालतू नहीं होगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद ये काल के कंधे पर था, उसकी गर्दन से लिपटा हुआ था और खुशी से गुर्रा रहा था। हॉक ने बिल्ली की आत्मसंरक्षण प्रवृत्ति की कमी पर मन ही मन अपनी आंखें घुमाईं, लेकिन थोर ने सोचा कि यह समझ में आता है। काल आसपास का सबसे बड़ा शिकारी था और वह एल्व्स जैसा दिखता था, इसलिए उसके साथ लिपटना और दोस्त बनाना सबसे बढ़िया विचार था जो ब्लिंक कैट जैसे छोटे प्राणी के लिए हो सकता था। वे भागने में सक्षम होने के कारण बच गए, लड़ने में सक्षम होने के कारण नहीं। काल अभी अपनी सीट पर बैठा ही था कि उसे सिस्टम से एक संदेश मिला।
मिशन पूरा, पुरस्कार की गणना। क्लास क्वेस्ट पुरस्कार ट्रिगर, परफेक्ट पालतू जानवर। प्रदान किए गए निर्देशांक का उपयोग करके अपने स्तर और कौशल संयोजन के लिए सही पालतू जानवर खोजें। काल ने कुछ सेकंड के लिए उसे देखा क्योंकि वह उस इनाम को समझने की कोशिश कर रहा था जो उसे मिला था। यह एक इनाम था, लेकिन एक क्लास एक्सक्लूसिव क्वेस्ट भी था। क्या यह उसे शिकार करने के बजाय सिर्फ पालतू जानवर नहीं दे सकता था? या क्या कोई कारण था कि उसे खोजने जाना पड़ा? रास्ते में अतिरिक्त आवश्यकताएं हो सकती हैं जिनका उसे अभी तक सामना नहीं करना पड़ा था। या शायद शिकार ही आवश्यकता का हिस्सा था। उसने बाकी सभी को वैध रूप से पाया था, वे उसे नहीं दिए गए थे। खैर, हॉक लगभग ऐसा ही था, क्योंकि उसका अंडा उन राक्षसी संसाधनों में से था जो नए इंजेक्ट किए गए एलीट और उनके गार्ड के लिए तैयार किए गए थे। लेकिन फिर भी उसने इसे खुद ही उठाया था और किसी ने उसे स्पष्ट निर्देशों के साथ नहीं दिया था। शायद वह चरण भागीदारों के बीच मानसिक बंधन के विकास के लिए महत्वपूर्ण था। ये बात जानवरों को समझ में आई। अगर यह पहले से ही पैदा हो चुका था और उसके स्थान पर अंडे से नहीं आ रहा था, तो क्या उसे अपहरण करने से पहले दोस्त बनाने की जरूरत नहीं थी? आप लोगों को यूं ही नहीं चुरा सकते, वे आपको कभी माफ नहीं करेंगे और आपकी टीम को आपकी तरफ से और वफादार होना चाहिए। इस विचार ने काल को मुस्कुरा दिया। वफादार, जैसे कि मेरे टीम के सदस्यों के साथ भागना नहीं। उसने राय को भेजा। थोर ने मकड़ी पर मनोरंजन में नाक भान सिकुड़ी, लेकिन रैमी उन दोनों पर हंसी। इस बार थोर मासूम नहीं है। उसने कितनी बार तैनाती के आदेशों की अनदेखी की ताकि वह टेसा के साथ दुश्मन की रेखाओं के पार जा सके। उसने बयानबाजी करते हुए पूछा। 3, हॉक ने जोड़ा, 2 से ज्यादा नहीं। उनमें से एक बार तो मुझे अनुमति मिलने के बाद था, थोर ने जवाब दिया। काल ने अपना सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि आप मुद्दे को समझते हैं। राय को थोड़ी ज्यादा छूट मिलती है क्योंकि वह छाया में कदम रख सकती है और तुरंत वापस लौट सकती है, लेकिन थोर के पास बफ्स हैं, इसलिए उसे स्थिति में रहने की जरूरत है या टीम के अन्य सदस्य अप्रत्याशित रूप से सुरक्षा घेरे के बिना रह सकते हैं। काल मेयर और कुछ बुजुर्ग मौलवियों के साथ सम्मान की मेज पर बैठा था, जबकि गांव के बच्चे इधर उधर भाग रहे थे और खेल रहे थे। अरे, मैं अब लगभग बड़ा हो गया हूँ, तुम सिर्फ 18 साल के हो, बस एक छोटे बच्चे हो। युवा किशोरों में से एक दूसरे पर चिल्ला रहा था। काल हंसने से खुद को रोक नहीं पाया और मेयर ने विनम्रता से अपनी हंसी को अपने हाथ के पीछे छिपा लिया, जबकि काल के बाईं ओर बैठी बूढ़ी महिला सिर्फ मुस्कुरा रही थी। युवा होने के बारे में बहुत बुरा मत सोचो बेटा। मैं ये भी तर्क नहीं दे सकती कि मैं अब अधेड़ हूँ। मैं तुम्हारे जितने भी साल जी चुकी हूँ, मैं 100 साल से ज्यादा जी चुकी हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। काल ने उसका सामना किया। मुझे नहीं पता था कि एल्वेस इतने लंबे समय तक जीवित रहते हैं। बूढ़ी औरत हंसी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने शक्तिशाली हैं, है ना? मैं जितनी शक्तिशाली हूँ, मैंने अपने लिए 1000 साल और खरीद लिए हैं। एल्वेस को मनुष्यों की तुलना में ज्यादा अतिरिक्त समय मिलता है क्योंकि वे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। इसलिए जब आप मेरे स्तर तक पहुंच जाते हैं तो आपको दुगने के बजाय 3 गुना जीवनकाल मिलता है। मुझे लगता है कि अगर आप अपने चरम पर नहीं मारे गए, जैसा कि बहुत से हिंसक मनुष्यों के साथ होता है, तो आप काफी लंबे समय तक जीवित रहेंगे। काल ने ठहाका लगाया। यह एक बहुत ही वास्तविक संभावना थी।